ईवीएस क्लास 14th है ये, जिसमें एनसीईआरटी की समरी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हर एक चैप्टर वाइज आधे से ज़्यादा कंप्लीट कर चुके हैं। एनसीईआरटी की समरी अपने आप में बड़ा कंटेंट रहता है, जिसमें डिस्कशन में टाइम लगता है, और अगर एक दिन में सब कुछ कर लें तो वो फिर एब्जॉर्ब नहीं होगा, मतलब वो ठहरेगा नहीं दिमाग में। तो ये ज़रूरी है कि इसको हम खत्म करें जल्दी से जल्दी। फिर इंग्लिश पेडागॉजी है या सीडीपी का रिवीजन है, ऑलरेडी मैंने 2 प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं सीडीपी की, अगर ना देखिए उनको देखिए इतने। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बाकी प्लेलिस्ट आप देखिए, इंग्लिश पेडागॉजी का कंटेंट मतलब कुछ चैप्टर्स, और इसके अलावा सीडीपी का जो रिवीजन रहेगा वो मैं कराऊंगी ही। तो परेशान ना हो आप लोग इस बात को लेकर के। मैथ्स पेडागॉजी का जो 10 सेशंस हैं, यानी कि कुछ 100 क्वेश्चंस हैं, वो भी करेंगे हम लोग। तो परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है। बस जो सेशन है आज वो 10 PM है, मतलब 10 बजे है रात को। क्या हुआ, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, एक बार देखने दो कि चलने में क्या समस्याएं आ रही हैं। हाँ, तो आज ऐसे 10 बज गए, तो क्या कर सकते हैं। अब ऐसे बिजली चली जाए तो क्या करेंगे, इतना बड़ा सा इन्वर्टर लगवाया था, बट जो अंकल इन्वर्टर लगा के गए उन्होंने कनेक्शन करना भूल गए स्मार्ट बोर्ड का। मतलब कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं इससे, तो पहले वाला ही रहने दिया होता। खैर, अब लॉकडाउन में किसी को बुला नहीं सकते, तो समस्याएं सबके जीवन में है। कुछ कुछ मजाक के रूप में लीजिए, खुश रहेंगे, अदरवाइज तो रोते रहेंगे हमेशा। ऐसे कंप्लेन करने वाले लोग बहुत हैं दुनिया में, आप मत बनिए एक। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। अरे कोई नहीं यार, जिसको लोकेंद्र, अगर किसी को नेगेटिव बोल के खुशी मिलती है तो बोलने दो। मतलब अगर कोई सच में अपने जीवन में कुछ काम करेगा, उसे फुर्सत है क्या किसी को कुछ बोलने की, तो मान लो कोई बात नहीं, इसी काम के लिए हैं वो लोग। खैर, लाइक शेयर अगर ना किया हो तो कर दीजिएगा। आज का जो टॉपिक रहेंगे वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। हम डाइजेशन के बारे में जानेंगे, इसके अलावा गैस्ट्रिक जूसेस के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे भुज में जो भूकंप आया था अभी कच्छ की, जिसकी बात कर रहे थे मोदी जी अभी अपनी बात में, है ना, और कुछ कुछ इस तरीके की चीजें जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती ही है। लेट्स लर्न स्क्वाड सर्च करेंगे तो लेट्स लर्न के नाम से एक टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, जिसपे 93,000 लोग आप जुड़े हुए हैं। तो ये चेक कर लीजिएगा कि वो कौन सा टेलीग्राम चैनल है, पता चले आप कोई और टेलीग्राम चैनल पे चले जाएं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, ये एक चैप्टर है जिसमें एक जहां से क्वेश्चन आया हुआ है और आ सकता है। ठीक है, जहां से क्वेश्चन आया हुआ है, आ सकता है। टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग मतलब ये डाइजेशन से, पाचन से रिलेटेड एक चैप्टर है। मैं कुछ चीजें आपको पहले बता देती हूँ। जो हमारे पेट का, जो हमारा स्टमक है, उसका जो टेम्परेचर है वो कितना होता है आप लोग बताएंगे एक बार। तो 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। दूसरा, हमारे पेट में यानी हमारे स्टमक में कुछ गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं जो लिक्विड हैं, जिसकी वजह से हमारा जो खाना है वो पच पाता है। यानी कि वो कैसे हैं इन नेचर, तो एसिडिक इन नेचर, अम्लीय होते हैं, जिसके कारण हमारा जो खाना है वो पच पाएगा। तो एसिडिक जूसेस होते हैं हमारे पेट में, जिनको हम लिक्विड कह रहे हैं, गैस्ट्रिक जूसेस कहेंगे, जिसकी वजह से पाचन क्रिया आपकी हो पाएगी। ठीक है, बात बिल्कुल यहां तक की क्लियर होगी, है ना। और बिल्कुल बिल्कुल अम्लीय होंगे, एग्जैक्टली। आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर में बात हुई है एक पेशेंट की, जो जिसका नाम आई थिंक, पता नहीं, मैं उसका नाम भूल गई, और एक डॉक्टर हैं उनका भी नाम भूल गई, क्योंकि ये सेशन लेट हो गया और मेरे दिमाग से निकल गया। बट नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है ये स्टोरी, इंपॉर्टेंट है ये स्टोरी, और इसके बारे में कुछ चीजें जानना कि डाइजेशन कैसे काम करता है। तो अ स्टमक विद अ विंडो, तो एक बात हुई है, ये चैप्टर अपने दिमाग में रखना। कई बार ऐसे भी दे देता है क्वेश्चन कि इस चैप्टर में फ्रॉम डाइजेस्टिंग टू व्हाट एवर इट इज, टेस्ट टू डाइजेस्टिंग जो भी है, इसमें ये कहानी है। मार्टिन नाम है इस एक पेशेंट का, जो ये लेटा हुआ है। ये एक मिलिट्री में क्या था, एक वॉरियर था, एक सिपाही था, और इसको गोली वोली लगी थी आई थिंक स्टमक में। और इसको जब वो किया, मतलब उसको देखा डॉक्टर ने, तो ये काफी साल तक उसके पेट में एक छेद था, है ना। और इसको यहां से उन्होंने कुछ जूसेस निकाल के, बॉमेंट नाम था इनका। मेमोरी मेरी अच्छी ही है, मतलब कितनी भी टेंशन हो, नहीं तो मुझे लग रहा था पिछले 3 महीने में मेरी मेमोरी पे काफी फर्क पड़ा है, लेकिन चलो अच्छा है। तो मार्टिन है ये जो व्यक्ति है, और बॉमेंट है ये डॉक्टर। ठीक, तो इन्होंने 9 साल तक इसको देखा प्रॉपर कि भाई क्या इसके पेट में क्या, कैसे जो हमारा डाइजेशन है, पाचन है, वो कैसे काम होता है, टेक प्लेस कैसे होगा। और इन्होंने पाया कि कुछ गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, जिनकी हमने अभी बात की थी, अम्लीय तत्व होते हैं, जिसकी वजह से पाचन क्रिया हो पाती है। तो इन्होंने गैस्ट्रिक जूसेस को निकाला पेट से, कुछ इस मार्टिन के, और उसको एक ग्लास में डाला, और देखा कि बाहर भी अगर हम 30 डिग्री सेल्सियस पर रखें टेम्परेचर में उन जूसेस को जो पेट में हैं, तो वो पचा पाएंगे चीजों को या नहीं। तो उसमें बॉइल्ड फिश को डाला, मतलब एक फिश को डाला, बाद में वो पच गया। लेकिन जो हमारे पेट में जो पाचन क्रिया है वो तेजी से होती है, बजाय कि अगर उस जूस को हम बाहर रखें किसी ग्लास में। तो ये एक छोटी सी बात हुई। अब समझ लेते हैं किस एक डिस्कशन में ये चीज निकल के आएगी कि कौन सी चीज कितना टाइम लेगी पेट के बाहर और पेट के अंदर। ठीक है,
समझते हैं। देखिए एक बार, देख पा रहे होंगे आप, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ फिर भी हल्का सा ही। हाँ, तो ये चीज एक देखिए, इसमें बात हो रही है फूड आइटम है, यहां पर फूड आइटम दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है टाइम टेकन फॉर डाइजेशन। इंपॉर्टेंट है, ये पहले नहीं था, इन्होंने अभी अपडेट किया है एनसीईआरटी में। अगर आप पुरानी एनसीईआरटी देखेंगे 3-4 साल पहले तो नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करूं स्टमक में यानी पेट के अंदर, पेट के अंदर कौन सी चीज को कितना टाइम मिलेगा और बाहर एक ग्लास में कितनी देर में ये चीजें आपकी पच जाएंगी, समझते हैं। फूड आइटम क्या है? अनबॉइल्ड मिल्क, मतलब कि बिना उबला ऐसे, मतलब गाँव में ऐसे पी जाते हैं लोग डायरेक्ट ग्लास गाय के नीचे से निकल के या भैंस के वहां से निकल करके दूध, तो वो डायरेक्ट अनबॉइल्ड पी जाएंगे आप, या मतलब कि बॉइल्ड नहीं है वो, क्योंकि अमूल तो भैया पहले से बॉइल करके देता है तो आप उसको अनबॉइल्ड नहीं कह सकते। ठीक, तो अनबॉइल्ड है ये, बिना उबला। तो बिना उबला जो दूध है उसको 2 घंटे 15 मिनट लगेंगे पेट के अंदर। और अगर ग्लास में डाइजेस्टिव जूस डाल करके, वो जो एसिडिक जितने भी अम्लीय तत्व हैं उनको आप एक ग्लास में डाल दें पेट से निकाल करके, तो उसमें 4 घंटे 45 मिनट लगेंगे। यानी कि ग्लास से बाहर, ग्लास से, बहुत बढ़िया प्राची, ग्लास से बाहर क्या होगा? 4 घंटे 45 मिनट, मतलब ग्लास में पेट से बाहर, और जो पेट है वहां पर 2 घंटे 15 मिनट लगेंगे बिना उबले दूध को पचने में, डाइजेशन में उसके। फिर बॉइल्ड मिल्क है भाई, उबाल करके दूध आप 2 घंटे में पचा लेगा पेट, और 4 घंटे 15 मिनट लग जाएंगे फिर भी उस ग्लास में, उस एक जूस जो आपने बाहर निकाल करके रखा हुआ है। ठीक है बात। इसके अलावा फिर है फुल बॉइल्ड एग। फुल बॉइल्ड एग मतलब वही आपका उबला हुआ अंडा, 3 घंटे 30 मिनट, और यहां पर 8 घंटे लग जाएंगे। मतलब देख रहे हैं आप कितना ज्यादा डिफरेंस है। हाफ बॉइल्ड एग 3 घंटे। ये टेबल आप पढ़ लीजिएगा टेलीग्राम चैनल में से, और इसको थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिएगा, 2-4 पॉइंट याद रखिएगा। देखो आने को क्वेश्चन हो सकता है एक भी ना आए, बट पढ़ना तो आपको पड़ेगा क्योंकि सिलेबस है, और कई बार पूरे 20-20 क्वेश्चन फंस जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इसको। और ये रॉ एग और रॉ एग बीटन की बात हो रही है। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हाउसेज ऑफ श्रीनगर। यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, हाँ याद कर लेना, एक आइडिया होना चाहिए आपको मोटा मोटा कि ज्यादा टाइम लग जाता है ग्लास में। ठीक है, बहुत बढ़िया परमानंद जी। चलिए हाउसेज ऑफ श्रीनगर देख लेते हैं। हाउसेज ऑफ श्रीनगर में क्या है, मतलब श्रीनगर में कैसे घर होते हैं। और अगर मैं बात करूं, आपकी 6 थीम्स हैं ईवीएस में, यानी 6 थीम है ईवीएस के अंदर, उनमें से एक थीम है शेल्टर की, और ये उसके अंडर आएगा, यानी इंपॉर्टेंट है। हाउसेज ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर में कैसे घर पाए जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो हाउस बोट्स पाई जाती हैं। हाउस बोट्स कैन बी एज लॉन्ग एज 80 फीट एंड अराउंड 8 to 9 फीट वाइड। मतलब कि लंबी कितनी हो सकती है? 80 से 90, और वाइड यानी चौड़ाई उनकी कितनी होगी? 8 से 9 फीट तक। तो इसको भी आप अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है बात। यहां से बफरिंग नहीं है, यहां से चीजें बिल्कुल क्लियर चल रही हैं। पता नहीं आपको कैसे बफरिंग का सामना करना पड़ रहा है। यहां से चीजें ओके हैं, कोई इशू नहीं है यहां से। ठीक है बात, बहुत बढ़िया श्रेया, धन्यवाद। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है? हाउस बोट है एक, मतलब ये अंदर से घर के जैसी ही होगी, और एक पानी में तैरती हुई बोट है। शायद आपने कोई वीडियो देखा हो, कुछ देखा हो, श्रीनगर गए हो कभी, तो आप इस बात से अवगत होंगे कि वहां हाउस बोट मिलेंगी जो पानी पर तैरेंगी। 80 फीट से ज्यादा उनकी लंबाई हो सकती है, और 8 से 9 फीट उनकी चौड़ाई हो सकती है हाउस बोट्स की। तो ये हुआ एक प्रकार श्रीनगर के घर का। ठीक है, तो ये एक बात हुई। आगे बढ़ेंगे, 1 मिनट रुको, सोनिका परेशान है। लेट्स लर्न ही यूज करना है सोनिका, लेट्स लर्न विदाउट स्पेस। ठीक है, अगर मतलब लेट्स लर्न विदाउट स्पेस, चाहे कैपिटल में चाहे स्मॉल में, दोनों को मिक्स मत करना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डोंगा। डोंगा एक और प्रकार है घर का। ठीक है, हमने बात की डल झील में क्या हाउस बोट पाई जाएंगी, अब डोंगा की भी बात हो रही है। एक डोंगा एक और प्रकार है। दीज बोट्स, ये भी बोट्स ही हैं, ये भी क्या है? नाव ही हैं। इनके अंदर घर बना हुआ मिलेगा आपको। दीज बोट्स कैन बी सीन इन डल लेक। डल लेक भाई बड़ी फेमस है, तो ये बोट्स कहां मिलेंगी? डल लेक में मिल जाएंगी आपको। इसके अलावा और झेलम रिवर में, डल लेक और झेलम रिवर में क्या होगा? ये आपको 4 ऑप्शंस बना करके दे देगा, उनमें से कोई एक गलत होगा, आपको ध्यान रखना है। फ्रॉम इनसाइड द डोंगा इज जस्ट लाइक अ हाउस विद डिफरेंट रूम्स। ये घर के जैसी दिखती हैं जो बोट्स हैं अंदर से, जैसे शिप्स वगैरह होते हैं, और ये अंदर से बिल्कुल नॉर्मल घर के जैसी दिखती हैं। एक खास बात मैंने शायद डिस्कस किया हो, शायद ना भी किया हो, है ना, तो ये नाग गुम्फन का डिजाइन होता है। हमने डिस्कस किया था नाग गुम्फन,
जो ये ऊपर सीलिंग में, और इनको और भी कुछ कहा जाता है, ये जो पूरा एम्ब्रॉयडरी काइंड ऑफ है, एम्ब्रॉयडरी नहीं कहेंगे, कुछ पैटर्न जैसा डिजाइन है, ठीक। तो इन चीजों को भी हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाँ, नाव में मजा आएगा, बिल्कुल ऐसी नाव में मजा क्यों नहीं आएगा, अभी तो आप घर में मजा लीजिए, कोई कहीं नहीं जा सकता, है ना, तो सही है। हाँ, चलिए, लेट्स लर्न ऐप डाउनलोड मत कीजिए, वो बंद कराया हुआ है उसको, काफी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, दोबारा कराएंगे जब समय मिलेगा और चीजें ठीक होंगी। ब्यूटिफुल कार्विंग ऑन वुड कैन बी सीन ऑन द सीलिंग, अभी हमने इसको समझा, कार्व किया जाता है ना, जो लकड़ी होती है उस पर कार्विंग की जाती है, तो जो सीलिंग है, वुड सीलिंग, जो लकड़ी की सीलिंग है अभी हमने देखा था, उस पर क्या है, कार्विंग की हुई है और सीलिंग पर। एंड सम बिग हाउसेस, जो हाउस बोट्स हैं और कुछ बड़े घर हैं, उनके अंदर सीलिंग पर, लकड़ी पर, जो वुडन सीलिंग है उस पर कुछ कार्विंग की हुई है, कुछ डिजाइन बनाए हुए हैं, जिसमें से एक डिजाइन जो इसमें स्नेक से मिलता है उसको नाग गुम्फन कहते हैं, ठीक है बात। दिस डिजाइन इज कॉल्ड खत्म बंद, और जो दूसरा वाला डिजाइन मैंने साइड में दिखाया था आपको, वो खत्म बंद कहलाएगा, ये जिगसॉ पजल के जैसा होता है। तो आपको तीनों ही चीजें याद रखनी है, नाग गुम्फन भी, खत्म बंद भी और जिगसॉ पजल भी, ठीक है बात, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। तो ये हैं हाउसेज ऑफ श्रीनगर, फोटो में आप देख सकते हैं, ये हाउस बोट्स हैं, ये डोंगा है, इधर डोंगा है ये, और ये हाउस बोट है, दोनों डल लेक में पाए जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो झेलम रिवर में भी पाया जाएगा जो डोंगा है, ठीक है। क्लियर हुई बात, देखो यहां से कोई भी बफरिंग नहीं है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन द अर्थ शूक, मतलब कि ऐसे अगर मैं न्यूज चैनल की भाषा में बात करूं, जब कांप गई थी धरती, है ना, वो ऐसे ही कहेंगे, तो व्हेन द अर्थ शूक, जब ऐसे हिल गई थी पूरी धरती, ये भूकंप की बात है गुजरात के 2001 के, ठीक है बात। अगर मैं बात करूं ऑन 26 जनवरी 2001, 26 जनवरी 2001 गणतंत्र दिवस होता ही है, ठीक। 26 जनवरी 2001 अर्थक्वेक हिट द कच्छ एरिया इन गुजरात, जो कच्छ एरिया है आप जानते हैं ये है गुजरात, और ये कच्छ एरिया है ना। तो कच्छ में, गुजरात के अंदर अर्थक्वेक आया था भयंकर, अभी मोदी जी बात कर रहे थे, आपने सुना होगा, ऐसे आई एम नॉट, मतलब ऐसा फैन वैन वाली बात नहीं है, बट ऑब्वियसली वी शुड रिस्पेक्ट, तो आप सबको याद रहेगा उस बात से। तो कच्छ में क्या आया था 2001 में 26 जनवरी को भूकंप आया था। वी शुड डू दीज थिंग्स व्हेन एन अर्थक्वेक कम्स, अब कुछ चीजें हैं जो आप बच्चों को, ये पेडागोजी में मदद करेगी ये चीज, कि आप क्या करें जब भूकंप आए। तो आपने भी सुना होगा बचपन में कभी ना कभी, अभी डिस्कस करेंगे कि आप घर से बाहर आ जाओ, अभी जैसे कोरोना पर मजाक बन रहा था, अभी 2 बार तो आ ही चुका है दिल्ली में भूकंप, एक बार तो फील भी हुआ था, है ना। तो अच्छा, भूकंप का ये रिक्टर स्केल और एक और जो दूसरा होता है, उन दोनों को ध्यान में रखना कि किस किस चीज में काम आते हैं, थोड़ा सा हटके भी क्वेश्चन आ जाता है, एक्स्ट्रा में पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 6 के ऊपर, आई थिंक 6 या 7 के ऊपर जो रिक्टर स्केल पे अगर आएगा उसका मैग्नीट्यूड होगा तो वो खतरनाक होगा, उससे नीचे मतलब चल सकता है। तो 3 के आसपास आया था दिल्ली में, 3 साढ़े 3, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट समझ लीजिए, इफ पॉसिबल लीव द हाउस, अगर पॉसिबल हो, कोरोना ना हो, तो आप घर छोड़ के बाहर ओपन ग्राउंड में जा सकते हैं। इसके अलावा if you cannot go out of the house, lay down under a strong thing like a table and hold on tightly, अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो यहाँ एक टेबल रखी हुई है मेरे पास, आपके पास भी होगी कोई ना कोई, तो उसको कस के पकड़ जाओ, उसके नीचे घुस जाओ आप, ठीक। फिर इसके अलावा क्या है, so that it does not slip away, ताकि ये स्लिप ना हो। wait until the shaking stops, जो शेकिंग है वैसे ऐसा कभी ना ही हो तो अच्छा है, फेस ना करना पड़े, बट ये कुछ चीजें हैं जिनके लिए आप बच्चों को प्रिपेयर करते हैं, उनको बताते हैं, ठीक हुई बात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, बात हो रही है अहमदाबाद की, भाई गुजरात में आया था ना, तो कच्छ, इसके अलावा जो भुज है वो सब प्रभावित हुआ है, पूरा एरिया, ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ एक जगह पर आ गया हो और खत्म, पूरा एरिया प्रभावित था, ठीक है बात। हाँ बिल्कुल, अगर मैं बात करूं अहमदाबाद की, ये पिक्चर है अहमदाबाद, कोरोना केसेस काफी हैं, 2001 की 26 जनवरी की मॉर्निंग में ये आया, और एटलीस्ट 150 बिल्डिंग्स, यानी 150 बिल्डिंग के करीब क्या हो गई, गिर गई, फॉलन। क्लियर हुई बात। इन दीज देयर आर अ डजन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स, मतलब कि बहुत सारी मल्टी स्टोरी होती है ना, एक के ऊपर एक मंजिल, तो उस तरह की बहुत सारी बिल्डिंग्स थी। और बाय दिस इवनिंग अराउंड 250 बॉडीज, 250 बॉडी मिल गई, 150 घर गिर गए, ये एक बेसिक बात हुई। इसके अलावा द सिचुएशन इन भुज इज इवन वर्स, ये बात हो रही थी अहमदाबाद की, जहां हमने देखा 150 के करीब जो घर हैं वो गिर गए, इसके अलावा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, 250 डेड बॉडी मिल गई शाम तक ही, बाद में और ज्यादा हुई होंगी, और भुज में ये वाली सिचुएशन और खराब थी।
ठीक है। विद इन एन आवर ऑफ द अर्थक्वेक द फायर इंजन्स हैड रीच्ड एंड स्टार्टेड वर्क अलोंग विद द पीपल, लोकल पीपल। अब आपको एक चीज, इसको बच्चों के नजरिए से पढ़िए, तब आपको पेडागोजी में भी आपका 1 नंबर नहीं जाएगा, ईवीएस में मैं कराऊंगी भी हालांकि। अब ये बात क्यों कही गई है कि 1 घंटे के अंदर अर्थक्वेक के फायर इंजन्स आ गए वहां पर सेव करने के लिए लोगों को, या मदद करने के लिए, सिचुएशन को संभालने के लिए। इसका मतलब क्या है, आप बच्चों को अवगत करा रहे हैं कि इमरजेंसी में क्या चीजें या क्या मेजर्स जो है गवर्नमेंट लेती है। ठीक है बात, सिंपल बात। आगे बढ़ेंगे, पॉइंट सुन लीजिए, अगर नहीं भी दिखाई दे रहा हो, ये एक बड़ी सी इमेज है, पीडीएफ में एक बार पढ़ भी लेना, सुन लो, अभी तो सुन के याद रहेगा, कोई कोई पॉइंट होता है ऐसा। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, मतलब ये एक चैप्टर है, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। ये बेसिकली हवा के बारे में है कि कैसे मॉइस्चर में चीजें होती हैं, ये सारी चीजें। अच्छा, पता नहीं क्या कह रहे हैं प्रतीक। कई लोग तो बहुत ही दुखी हैं, मतलब मुझसे कैसे दुखी हैं, मतलब कई लोग जिनके पूरे कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, जिनका पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मतलब 75 तरह के लोग हैं यूट्यूब पर, मतलब सबको मुझसे शिकायत है। चलो अच्छी बात है। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, ठीक, समझते हैं। दिस स्टोरी हैज बीन रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे पूर्व राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक, उन्होंने ये स्टोरी लिखी है, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। ठीक है बात, बहुत बढ़िया अंशु। द एयर कमिंग आउट ऑफ आवर माउथ कैन बी कोल्ड और हॉट एज कंपेयर टू द टेम्परेचर आउटसाइड। मतलब कि जो एयर हमारे माउथ से आती है, हमारे मुंह से बाहर निकलती है, ऐसे करके देखोगे पता लग जाएगा, गर्म आएगी, अभी तो ठंडी आ रही है, थोड़ी एसी चल रहा है, ठीक। तो द एयर कमिंग आउट ऑफ आवर माउथ, जो हमारे मुंह से जो हवा आती है वो ठंडी भी हो सकती है, वो गर्म भी हो सकती है। इट डिपेंड्स के टेम्परेचर क्या है बाहर का। भाई आप पहाड़ों पर जाएंगे तो एक अलग, मतलब ठंडी हवा का आप महसूस करेंगे, गर्मी में आपको गर्म हवा आएगी, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक। थोड़ा स्लो पढ़ाएं, ठीक है जी, स्लो चल लेंगे, हमारा साबुन स्लो नहीं है वैसे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। हाँ बिल्कुल स्वप्निल, कोई बात नहीं, हाउ डज इट मैटर, है ना, कर्मा ऐसा कुछ नहीं। द ब्रीथ कैन बी कोल्ड और हॉट अकॉर्डिंग टू द आउटसाइड टेम्परेचर। मतलब कि जो ब्रीथ है, जो क्या कहेंगे ब्रीथ को आप, कैन बी कोल्ड, और जो आप हवा है, ये जो भी ये सांस है आपका, कैन बी कोल्ड और हॉट, यही बात हमने अभी समझी। ये ठंडा भी हो सकता है, ये गर्म भी हो सकता है, डिपेंड करता है आउटसाइड टेम्परेचर आपका क्या है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, अभी मैं थोड़ी देर पहले ऊपर थी तो बिना एसी के बैठी थी तो गर्मी लग रही थी, तो मैं ये ट्राई कर रही थी जब मैं ये पीपीटी बनाई, है ना। मजा आता है, आप जिंदा रहो जिंदगी में, ऐसा नहीं है कि आप सीरियस होकर के ही चलोगे तो फिर तो हो गया काम, ठीक। तो मैं करके देख रही थी तो बड़ी गर्म सी हवा आ रही थी, मैंने कहा अच्छा, अभी मैं यहाँ नीचे आई हूँ और ये डिस्कशन कर रही हूँ तो अभी ठंडी हवा आ रही है, मतलब टेम्परेचर चेंज हो गया, ठीक। तो ये आप देख सकते हो दीदी को, मतलब मजाक कर रही हूँ, एक पिक्चर है कोई भी रैंडम किसी की, तो ये देख रहे हो आप, भाप जो है। अच्छा एक और चीज यहाँ से याद आई, जो सर्दियों में हमारे मुंह से एक फॉग्स जैसा निकलता है, बिल्कुल धुआं कह सकते हो आप उसको, धुआं नहीं कहेंगे, फॉग कहेंगे, तो वो किस कारणवश निकलता है, कमेंट करके बताइएगा थोड़ा। वैसे कॉन्डेंसेशन होता है उसका कारण, ठीक है बात। हाँ बिल्कुल सही बात है अविनाश, कुछ तो लोग कहेंगे, नाम ले लिया राहुल आपका। आगे बढ़ेंगे, अब कॉन्डेंसेशन के कारण वो फॉग आता है सर्दियों में, सिंपल बात। नेक्स्ट पॉइंट है, बचपन की याद आ गई होगी कई लोगों को, ये मैंने बचपने वाला ही लगाया है, बड़ों वाला नहीं लगाया। ये स्टेथोस्कोप है, ठीक, जो डॉक्टर के पास होता है। ऐसे डॉक्टर डॉक्टर खेला होगा आपने कभी तो याद होगा आपको, ऐसे आता था इस सेट्स में, अभी भी आता होगा, बट है ना। हाँ, तो स्टेथोस्कोप इज यूज टू लिसन आवर हार्ट बीट्स। हमारी जो हार्ट बीट्स हैं उनको सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं डॉक्टर। आपने देखा भी होगा, ऐसे कान में लगा कर डॉक्टर थोड़ा सुनेगा, ठीक। ये आपने यूज भी किया होगा कभी बचपन में खेलने में, ठीक है बात। तो ये एक बेसिक बात हुई स्टेथोस्कोप के बारे में, क्लियर हुई बात। आगे बढ़ेंगे, द कोल्ड एयर कम्स डाउन एज इट इज हैवियर। अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जो ठंडी हवा है वो नीचे जाएगी, और क्योंकि हैवी होती है, और जो गर्म हवा है वो ऊपर जाएगी, ठीक। मोहम्मद शहनवाज कह रहे हैं, थैंक्स मैम, दिसंबर 19 सीटेट आई क्वालिफाई फर्स्ट अटेम्प्ट बिकॉज ऑफ यू। धन्यवाद मोहम्मद शहनवाज, मुझे पता नहीं कितने कमेंट्स में अभी भी डेली बेसिस पे देखती हूँ, जबकि मतलब ये ग्रेटिट्यूड ही है जो लोग इतने एक्टिव रहते हैं पेपर क्लियर होने के बाद भी, और धन्यवाद। फिर ऊपर से कुछ लोग आते हैं नेगेटिविटी फैलाने वाले, उन्हें पढ़ना वढ़ना होता नहीं है, और उन्हें बस ये है कि पता नहीं हम कुछ बोल दें इसके बारे में और कुछ हो जाएगा, जैसे मुझे बड़ा लालच है। चलिए, द कोल्ड एयर कम्स डाउन एज इट इज हैवियर, मतलब जो ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ आती है,
कम्स डाउन, नीचे की तरफ आएगी। देख सकते हो आप इस डायग्राम में, कोल्ड एयर क्या है, सिंक, नीचे की तरफ आएगी, और जो हॉट एयर है वो ऊपर जाएगी। आपने देखा होगा धुआं हमेशा ऊपर ही जाता है, नीचे तो नहीं जाता ना, देखा होगा आपने, ठीक। तो ऐसे स्मोकर्स को तो पता ही होगा कितने वाहियात एग्जांपल्स ले रही हूँ, खैर कोई बात नहीं। मतलब बात वही है कि गर्म जो हवा है वो ऊपर जाती है, ऐसे भट्टा वट्टा जो होता है, और इसके अलावा चिमनी जो होती है फैक्ट्रीज की, जहां भी गर्म हवा है वो ऊपर जाएगी और ठंडी हवा नीचे की तरफ आएगी। क्लियर हुई बात, है ना? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टीचर्स नोट। इससे पेडागोजी में आपको मदद मिलेगी। फनी होते हैं, खैर। एयर ब्लोन आउट फ्रॉम आवर माउथ इज हॉट एंड द मिरर इज कोल्ड। मतलब अब बताया गया है, मान लो ये मिरर है, आपने देखा होगा सर्दियों में या वैसे भी, तो ये मिरर है आपके घर में जो शीशा लगा है, जिससे आप दर्शन करते रहते होंगे कई लोग, अब तो लॉकडाउन है हर टाइम, ठीक। तो ये जो मिरर है आपका, जो एयर ब्लोन आउट फ्रॉम माउथ इज हॉट, आपके मुंह से जो हवा निकलती है वो, क्योंकि आपके अंदर जो टेम्परेचर है वो गर्मी रहती है थोड़ी, तो वो बाहर निकलेगी, वो हॉट है। और जो आपका शीशा है वो कंपैरेटिवली ठंडा है, और इसलिए जब आप ब्लो करते हैं उसके ऊपर तो एक वो जम जाती है, फॉग जैसी लेयर बन जाती है, हेजी हो जाता है, मॉइस्ट हो जाता है आपका मिरर। तो इसका सिंपल सी एक बात है, आपको शायद पता भी हो, बट ये सब चीजें दिमाग में रहें तो अच्छा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। वॉइस इज वेरी लाउड, कम कर लीजिए, माइक की कृपा है, ये क्या कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। हुज फॉरेस्ट्स, अब बात हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। अगर मैं बात करूं हुज फॉरेस्ट्स, यानी कि जंगल किसके हैं, यानी जंगल के बारे में राइट्स की बात हो रही है कि अधिकार किसका है जंगल पर। पहला ऑप्शन है कुडुक इज अ कम्युनिटी ऑफ आदिवासी पीपल। जो कुडुक है वो किसकी क्या कम्युनिटी है, आदिवासी पीपल की, जो कि झारखंड में है, और ये भाषा भी है जो बोली जाती है झारखंड में, ठीक है। तो ये एक बेसिक बात हुई। द फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग, आजकल जो जंगल है वो गायब होते हुए नजर आ रहे हैं, हमें इमारतें, बिल्डिंग्स नजर आती हैं, लेकिन जो फॉरेस्ट हैं, जो पेड़ हैं, अभी महाराष्ट्र में या मुंबई में आई थिंक सुनने में आया था, बहुत बड़ा जंगल कटवाने की प्लानिंग चल रही है। तो क्या है, डिसअपियर होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं जंगल। इन देयर प्लेस माइंस आर बीइंग डग, डैम्स आर बीइंग बिल्ट, मतलब कि उनकी जगह पर या तो माइंस खोदी जा रही हैं उनको हटा हटा करके, या फिर डैम्स बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, कितनी सारी चीजें हो रही हैं। तोरांग मीन्स जंगल इन द कुडुक लैंग्वेज। तोरांग क्या है, जंगल को कहेंगे तोरांग, किसमें, कुडुक लैंग्वेज में। और कुडुक लैंग्वेज कहां बोली जाएगी, झारखंड की एक कम्युनिटी में, ठीक है, सिंपल बात। आगे बढ़ेंगे। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट वॉज मेड इन 2007। भाई राइट टू फॉरेस्ट एक्ट, आप लोग राइट टू एजुकेशन सुनते हैं, 2009-2010 में अप्लाई हुआ है ना, लेकिन अगर मैं बात करूं तो राइट टू फॉरेस्ट एक्ट कब बना, 2007 में। अब इसमें क्या कहा गया है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन इस बार आया हुआ था, द लैंड ऑन विच वी ग्रो 1 tin ऑफ सीड्स इज कॉल्ड 1 tin ऑफ लैंड। मतलब 1 tin ऑफ सीड्स, जिस लैंड पर आप ग्रो करते हैं उसको 1 tin ऑफ लैंड कहा जाएगा। सिंपल बात, क्लियर? नहीं, सेशन तो कायदे में 9 बजे होता है, बट आजकल 9:30 है और आज थोड़ा और लेट है, तो 9 बजे से कोशिश करोगे, पता लग जाता है। मैं डेली, मतलब शाम को एक सेशन तो होता ही है, 9 की कोशिश करेंगे कल से 9 बजे मिल पाए। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट की बात करेंगे, ये लास्ट है आज के सेशन के लिए। इतने आप लोग लाइक शेयर कीजिए अगर ना किया हो। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट, पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट 25 ईयर्स, वो लोग जो 25 साल से कहाँ रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, हैव अ राइट ओवर द फॉरेस्ट, मतलब कि वो लोग जो 25 साल से ज्यादा टाइम हो गया उनको जंगलों में रहते हुए, तो उनका राइट है उस एक लैंड पर, फॉरेस्ट लैंड पर, एंड व्हाट इज ग्रोन ऑन इट, और वो क्या उगाएं वहां पर, उस पर भी, ठीक है। दे शुड नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट, उनको आप जंगलों से नहीं हटा सकते। द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट शुड बी डन बाय देयर ग्राम सभा। ग्राम सभा होती है ना गांव के अंदर, तो जो उनकी ग्राम सभा है वो काम करेगी कि वो जंगल प्रोटेक्टेड रहे, और 25 साल से ज्यादा रह रहे लोगों को उस एक लैंड से आप नहीं हटा सकते, स्पेशली जंगल की बात हो रही है। तो ये राइट ऑफ फॉरेस्ट एक्ट है, 2007 में आया, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है 1-2 बार, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी, एज पर एनसीईआरटी चल रहे हैं हम। आगे बढ़ेंगे, और ये सेशन है ये 15th, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि लास्ट में करेंगे। उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी की जो समरी है उसके बारे में जानेंगे। एक इंपॉर्टेंट सा सेशन रहेगा, सभी को हेल्प मिलेगी। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। ये जो है बहुत ही मैकेनिकल वाला हो गया है, तो गुड इवनिंग टू एवरीवन, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं अगर अभी तक ना किया हो,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं और मैं एक बार चेक कर लेती हूँ ये चल भी रहा है कि नहीं, क्योंकि ये आजकल नए नए इश्यूज आने लग गए हैं स्ट्रीमिंग में जब से लॉकडाउन वाली प्रॉब्लम हुई है। व्हाई इज इट नॉट शोइंग? चल भाई, क्या हुआ? हाँ अभी ठीक है, ओके फाइन। चलिए फिर, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। पहला पॉइंट है बहुत ही अमेजिंग, आई थिंक आया नहीं है क्वेश्चन बट आ सकता है। टॉपिक है आ सीड टेल्स अ फार्मर्स स्टोरी। एक चैप्टर है जिसमें बात हो रही है सीड की, और सीड्स के बारे में हमने पिछले कुछ क्लासेस में डिस्कस किया है। अगर मैं सीड की बात करूं, बीज की बात करूं, तो इसी के बारे में बात हो रही है। हमने कुछ सेशंस में किया भी है कैसे जो सीड्स हैं वो ट्रैवल करते हैं, और वंगाम एक प्लेस है गुजरात में, ये आप याद रख सकते हैं। इन ओल्ड टाइम्स, जो ट्रेडिशनल वे है, ओल्ड टाइम्स गुड सीड्स वर स्टोर्ड इन ड्राइड गॉड लॉकी कोटेड विद मड। मतलब कि पुराने समय में, या जो पारंपरिक तरीका है सीड्स को सिक्योर रखने का, अच्छे जो साफ सुथरे सीड्स हैं यानी बीज हैं उनको थोड़े टाइम तक आप सेफ रख सकें, उसके लिए क्या अपनाया जाता था? ड्राइड गॉड, यानी कि जिसको हम लौकी कहते हैं, कद्दू कहते हैं, कई लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें कही जाती हैं, तो अलग अलग शेप में आपको मिलता है। इसको सुखा करके इसके अंदर बीज भरे जाते थे और इसको बाहर से कोट किया जाता था मड के साथ। ठीक, तो ये आप देख पा रहे हैं, ये इस तरीके से इसको काट करके और इसको पूरा मड से बाहर से कोट करके, लेप करके पूरा मिट्टी का, और इसको सेफ रखा जाता था। किनको? सीड्स को, यानी बीजों को। तो ये एक बेसिक बात है बट इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गई होगी यहां तक की बात क्लियर? आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। बहुत बढ़िया जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नीम लीव्स प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम इंसेक्ट्स। ये एक बहुत ही बेसिक और अच्छी बात है। जो नीम की पत्तियां हैं, नीम आपने अपने आसपास जरूर देखा होगा अगर आप भारतवर्ष में रहते हैं तो नीम की जो पत्तियां हैं, नीम लीव्स क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं बीजों को, सीड्स को फ्रॉम इंसेक्ट्स। यानी कि वैसे भी इसके बहुत सारे मेडिसिनल फायदे हैं नीम के, और इसको मतलब एक हर्ब की तरह हम यूज करते हैं। बीजों को किससे बचाएगी? इंसेक्ट से बचाएंगे। ये जो लीव्स हैं, ये जो पत्तियां हैं, यानी कि कीड़े मकोड़ों से दूर रखती हैं। इसके बहुत सारे यूज हैं। अगर हम बात करें तो मॉस्किटोज को, यानी मच्छर को भगाने के लिए भी इसका धुआं यूज किया जाता है। जो रूरल एरियाज हैं वहां नीम की पत्तियों को सुखा करके आप अपने कपबोर्ड में भी रख सकते हैं, अपनी अलमीरा में भी रख सकते हैं, ताकि जो इंसेक्ट्स हैं वो दूर रहें। और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं नीम के। और अगर हम बात करें तो इंसेक्ट्स की तो बात हो ही रही है कि इंसेक्ट्स से ये दूर रखेगा। और इसके अलावा इवन ब्रश की तरह भी इसको यूज किया जाता है रूरल एरियाज में नीम को, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये मेडिसिनल प्लांट है अपने आप में एक। ठीक है बात, तो ये एक बात हुई, क्लियर बात? हाँ, आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से जो काउ डंग है, जो बेसिकली गाय का गोबर है, वो भी इंसेक्ट से दूर रखने में चीजों को हेल्प करता है। उसके बारे में एक क्वेश्चन मैंने आज ऐड किया है, उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एक पॉइंट है, एक डिश है ऊंधिया। ऊंधिया मतलब ऐसे क्या कहें उसको, हिंदी के वर्ड शायद औंधा या कुछ उस तरीके का, यानी उल्टा। ऊंधिया का मतलब है उल्टा, अपसाइड डाउन। तो ऊंधिया इज अ काइंड ऑफ डिश, एक सब्जी है जिसको प्रिपेयर किया जाता है। ऊंधिया इज अ काइंड ऑफ डिश prepared by keeping the pot, ये जो pot है इसको उल्टा रखा गया है, pot upside down between hot coals। जो ये गर्म कोयले हैं इनके बीच में उल्टा पॉट रख करके सब्जी को पकाया जाता है, जिसको ऊंधिया कहेंगे। ऊंधिया मीन्स अपसाइड डाउन इन गुजराती। गुजराती की एक डिश है, और ऊंधिया का मतलब है अपसाइड डाउन यानी उल्टा होना गुजराती में। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रिया कोहली, क्लियर हो गई बात यहां तक की आपकी। तो ये एक ऊंधिया डिश है जिसको कोयलों के बीच में उल्टा पॉट रख के पकाया जाएगा। और इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको हम जान लेते हैं। यहां से तो क्लियर है एकदम, यहां से कोई इशू नहीं है आपकी लाइव स्ट्रीमिंग में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं। ऊंधिया इज बीइंग ईटन विद बाजरा रोटीज एंड होममेड बटर कर्ड एंड बटर मिल्क। ये जो ऊंधिया है, क्योंकि ये सब्जी है, एक तरह की डिश है, इसको किसके साथ खाया जाएगा? तो बाजरा रोटी। बाजरा आप लोग जानते हैं, इसकी खिचड़ी भी बनाई जाती है। तो बाजरा रोटी के साथ, और साथ में दही या फिर मट्ठा, जो भी बटर मिल्क है, होममेड बटर मिल्क, कर्ड और जितनी भी चीजें हैं, इन सब के साथ खाया जाएगा इसको बाजरा रोटी के साथ। और बनाया कैसे गया था? उल्टा रख के कोयलों के बीच में। ठीक है, नाम क्या है? ऊंधिया। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया प्रिया कोहली, सही है जी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे थोड़ा सा। बाय ग्रोइंग द सेम क्रॉप ओवर एंड ओवर अगेन यूजिंग सो मेनी केमिकल्स द लैंड बिकम्स अनफर्टाइल, इनफर्टाइल या बैरन आप कह सकते हैं। मतलब कि अगर आप सेम क्रॉप
ये सेम क्रॉप कोई भी हो सकती है भाई। अगर आपने एक क्या कहें गेहूं की फसल है, कोई भी एक फसल कह सकते हैं, गेहूं कहना तो शायद गलत होगा। अगर आप सेम क्रॉप को एक ही फसल को बार बार उगाए जा रहे हैं, गन्ना है मान लीजिए, कोई भी है, उसको बार बार हर बार वही सेम फसल उगाई जा रही है उस एक मिट्टी में, तो क्या होगा एक टाइम के बाद, और बहुत सारे केमिकल्स अगर ऐड करते हैं हम, तो जो लैंड है, जो पीस ऑफ लैंड है, वो क्या हो जाएगा, अनफर्टाइल यानी अनउपजाऊ बन जाएगी। जो मिट्टी है वहां की इनफर्टाइल भी कह सकते हैं, बैरन भी कह सकते हैं, यानी बंजर बन जाएगी, वो फिर उपजाऊ नहीं रहेगी और बैरन इस तरीके की दिखेगी। बहुत बढ़िया सुनीता जी, ठीक है बात। तो ये बात यहां तक की क्लियर हुई कि अगर आप एक ही फसल को बार बार उगाते हैं और बहुत सारे केमिकल उसमें ऐड करते हैं तो अनफर्टाइल बन जाएगी, अनउपजाऊ बन जाएगी मिट्टी, बंजर हो जाएगी एग्जैक्टली। ठीक है बात। इससे रिलेटेड एक और चीज आ जाती है झूम फार्मिंग, है ना। ये झूम बराबर झूम नहीं है, ये झूम फार्मिंग है और ये बड़ी फेमस है। इस पर क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है। जो ये झूम की फसल है, झूम की खेती जिसको कहेंगे, झूम फार्मिंग में क्या है, नॉर्मल खेत है, वहां पर एक जो भी फसल कटेगी उसके बाद क्या, हाँ, फसल जो है उसको काट करके वहीं और उसको पूरा प्लफ करके यानी जोत वोत के उस खेत को और आग लगा दी जाती है और उसके बाद इसको फिर से प्लफ करेंगे और हल्का हल्का प्लफ करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा डीप डग नहीं करते, ऊपर ऊपर से हल्का। ठीक, तो ये एक बेसिक बात है। इससे क्या होता है, जो बेसिकली क्या कहेंगे, ज्यादा बेहतर या फर्टाइल बन पाएगी खेती। समझते हैं है क्या डिटेल में। ठीक, ये एक आइडिया लगा हमें झूम फार्मिंग का। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने जो अपने आप में इसको क्लियर कर देगा कि झूम फार्मिंग है क्या। तो फार्मर्स आर लेफ्ट एम्प्टी फॉर अ फ्यू ईयर्स। एक क्रॉप को कट करने के बाद कुछ साल तक इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है जमीन को, उस पर कोई भी फसल नहीं उगाई जाती। नथिंग इज ग्रोन इन दैट लैंड, कोई भी फसल नहीं उगाई जाएगी। इन दिस लैंड वॉट एवर इज अराइजेज आइदर बैम्बू और अदर क्रॉप्स, बहुत बढ़िया, आइदर बैम्बू और अदर क्रॉप्स डिड नॉट अपरूट दैम। जो भी क्या हुआ, कुछ साल तक कोई फसल नहीं उगाई तो कुछ तो वहां अपने आप ही उगने लग जाएगा ना। जो क्या कहें, उनको अनवांटेड प्लांट्स ही होते हैं बहुत सारे, तो कुछ भी जो उगेगा वहां इतने सालों में, उसको क्या करेंगे यहां पर, डिड नॉट अपरूट दैम। समझते हैं एक बार, इस भूमि में जो कुछ भी बांस या अन्य वाहिनी से उत्पन्न होता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता। ठीक है, आफ्टर कटिंग इट इज बर्न्ड। इसको कट करके वहीं, मतलब उखाड़ करके फेंक नहीं रहे आप, खेत को साफ नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, वहीं उसको कट किया और बर्न कर दिया, वहीं जला दिया। जो फोटो था कट करके वहीं जला दिया, जो अनवांटेड प्लांट्स या जो भी बांस वास जो भी वहां उगे थे। ठीक है, दिस एश मेक्स द लैंड फर्टाइल। अब ये जो राख है, वो जो जितने भी प्लांट्स वहां उगे होंगे उतने टाइम में, उनको जब काट करके जला दिया गया तो उससे वो फर्टाइल बनेगी। उस एश से वो जो जमीन है वो फर्टाइल बन जाएगी, उपजाऊ बन जाएगी। व्हेन दिस लैंड इज रेडी फॉर कल्टीवेशन, और जब ये उपजाऊ हो जाती है और यहाँ पर कुछ एकदम जो खेती है वो कुछ बोने के लायक बन जाती है, यानी वहां कुछ उगा सकते हो आप, तो इट इज डग डीपली एंड सीड्स आर स्प्रिंकल्ड ऑन इट। ठीक है बात। तो आंसर कीजिए कौन सी है, झूम फार्मिंग है, कोऑपरेटिव फार्मिंग है, इरिगेशन फार्मिंग है, स्टेयर फार्मिंग है। आंसर कीजिए फटाफट से, बाल विकास में करेंगे डिस्कशन। हम्म। बहुत बढ़िया जी, तेलंगाना से सुन रहे हैं आप। बिल्कुल झूम फार्मिंग हुई है। क्या है, झूम फार्मिंग है। जो पहले वाली फसल थी, फसल क्या थी, फसल को हटाया, कुछ साल तक वहां कुछ नहीं बोया गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, जहां वहां कुछ तो अपने आप प्लांट्स आए होंगे, उनको कट करके वहीं बर्न कर दिया गया और उसके बाद नई फसल उगेगी, क्योंकि इससे जो राख थी, उसकी एशेस थी, उससे ये उपजाऊ बन जाएगी मिट्टी। झूम फार्मिंग कहलाती है। क्लियर हो गई बात। इंग्लिश का सेशन कल हुआ था, एक बार उसको देखना, उसका नोटिफिकेशन नहीं गया। फिर है नेक्स्ट, क्रोटॉन्स प्लांट्स गिव सिग्नल व्हेन द सॉइल बिकम्स ड्राई। भाई क्रोटॉन्स क्या है, एक प्लांट है और ये सिग्नल दे देता है जब जो टॉप सॉइल है आपकी, जो ऊपर वाला हिस्सा है सॉइल का, वो जब अनुपजाऊ बन जाए तो कौन से प्लांट्स क्या देंगे सिग्नल, ये क्रोटॉन्स प्लांट्स कहलाते हैं। ये अलग अलग ये चमकीले रंग के इनके पत्ते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि इनकी जो जड़ें हैं वो बहुत ज्यादा डीप रूटेड नहीं होती जमीन में, ऊपर तक ही होती हैं। तो जैसे ही ऊपर वाला जो हिस्सा है मिट्टी का वो अनुपजाऊ बनेगा तो ये तुरंत सिग्नल दे देंगे, इनकी जो पत्तियां हैं वो मुरझा जाएंगी। नेक्स्ट स्लाइड में यही बात डिस्कस करेंगे हम। द रूट्स ऑफ द क्रोटॉन्स डू नॉट go deep in the ground, so when the top layer of the soil becomes dry, the croton leaves bend and become limp। मतलब कि
अगर हम बात करें, बहुत बढ़िया डॉक्टर AK जयंत, यार इतना सुपर चैट मत किया करो आप लोग, मैं मतलब डिस्टर्ब हो जाती हूँ बीच बीच में, है ना। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं मानती हूँ आप लोग सपोर्ट करते हो, मैं अब कुछ कहती भी नहीं हूँ, शुरुआत में तो मैं बोलती भी थी कि क्या जरूरत है, बट धन्यवाद आपका, लेकिन मैं सच में बहुत डिस्टर्ब होती हूँ, है ना। तो कोशिश करें कि फोकस करें, लास्ट में कर लिया करो। द रूट्स ऑफ द क्रोटॉन्स डू नॉट गो डीप इन द ग्राउंड। तो जो क्रोटॉन प्लांट है उसकी जो रूट्स हैं वो बहुत ज्यादा डीप नहीं जाती प्लांट में, और इसके अलावा जब नहीं जाएंगी जमीन पर तो जैसे ही ऊपरी हिस्सा जमीन का अनउपजाऊ बनेगा तो क्रोटॉन का प्लांट बिल्कुल मुरझा जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि जमीन जो है वो बंजर हो चुकी है, ठीक है। द अर्थ वॉर्म्स सॉफ्टन द सॉइल बाय डिगिंग एंड The earthworms soften the soil by digging underneath to make tunnels. अब earthworms की बात हो रही है, जो केचुआ है उसको किसान का मित्र कहा जाएगा, यानी फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। तो ये जो earthworms हैं ये क्या करते हैं, सॉफ्ट कर देते हैं सॉइल को, जो मिट्टी है, जो मृदा है, उसको सॉफ्ट कर देते हैं डिग कर करके, और टनल्स बना लेते हैं उसके अंदर से। तो ये बेसिकली काफी हेल्पफुल होते हैं सॉइल के लिए और फिर फार्मर्स के लिए भी, ठीक है। तो ये एक बात हुई अर्थवॉर्म्स की, यानी कि केंचुआ की। अब कुछ क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, थोड़ा पढ़िए और आंसर कीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, ये लाइक शेयर का रेशो बराबर रखा करो भाई। बताएंगे बताएंगे चंद्रिका, लास्ट में बताएंगे सुपर चैट क्या होता है, अभी आंसर करो, आंसर करो फटाफट से। डी ऑप्शन है, मतलब क्वेश्चन है, इन रूरल एरियाज काउ डंग इज यूज्ड टू कोट द फ्लोर एंड वॉल्स ऑफ हट्स टू। मतलब कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां गाय के गोबर का प्रयोग फर्श और दीवारों को कोट करने के लिए, लेप के लिए, झोपड़ी का जो कोट है उसको लेप करने के लिए, जैसे हम यहाँ पे पेंट करा रहे हैं उस तरीके से वो लेप करेंगे, किसका, काउ डंग का, यानी कि गाय के गोबर का। इसका रीजन क्या है, पहला है मेक देम स्मूथ एंड क्लीन, उन्हें जो दीवारें हैं उनको चिकना बनाने के लिए। मेक देम रफ टू इंक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाए इसलिए, या फिर गिव अ नेचुरल कलर टू द फ्लोर, या फिर कीप द इंसेक्ट्स अवे। बताइए, एक बार आंसर कीजिए, फटाफट से बताइए। डी ऑप्शन, बिल्कुल इंसेक्ट्स को दूर रखने के लिए। और अगर नीम की पत्ती की बात आती तो वो भी हमने समझा ही था कि नीम की पत्तियां काम में आती हैं किसके, इंसेक्ट्स को दूर रखने के, ठीक है बात। तो डी ऑप्शन हुआ सिंपल आंसर इसका। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट इन एवरी पार्ट ऑफ आर कंट्री चिलीज आर एडेड वाइल कुकिंग फूड। चिलीज वर ब्रॉट टू आर कंट्री बाय द ट्रेडर्स हु केम फ्रॉम। हमने लास्ट सेशन में ये डिस्कस किया था कि कुछ मसालों को इंडिया लाया गया, और चिलीज यानी जो मिर्च है उसको कैसे लाया गया, कहां से आई, जो हरी मिर्च है आपकी, साउथ अमेरिका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या फिर उज्बेकिस्तान। आंसर कीजिए। बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि 1498 में जो वास्को डिगामा थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया किसको, चिलीज को, और ये लाई कहाँ गई, भारत में अगर लाने की बात करें तो ये साउथ अमेरिका से आई। ए ऑप्शन, सिंपल बात है ये। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, द गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक ऑफ ह्यूमन बींग्स इज डैश एंड एड्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। एल्केलाइन, एम्फोटेरिक, न्यूट्रल या एसिडिक। जो गैस्ट्रिक जूस है, जो क्या कहेंगे उसको, जो एक पेट में आपके क्या, अम्लीय रस नहीं, कुछ और कहेंगे उसको, पाचन वाला रस, जो भी कहें, गैस्ट्रिक कहते हैं वैसे इंग्लिश में। तो ये गैस्ट्रिक जूस कैसा होता है ये पूछा है, सिंपल आंसर कीजिए एक बार। एल्केलाइन होगा, एम्फोटेरिक होगा, न्यूट्रल होगा या एसिडिक होगा। तो आंसर आपका बिल्कुल एसिडिक होगा। जो आपका ये जूस है, अम्लीय कहेंगे इसको, ठीक, पेट में। और जो टेम्परेचर है स्टमक का वो 30 डिग्री सेल्सियस। अभी कल परसों हमने वो डॉक्टर वाले एग्जाम्पल में इसको डिस्कस किया था। होपफुली ये बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़ी ट्री या खेजाड़ी ट्री आर मेनली फाउंड इन, कहां पर पाए जाते हैं। खेजाड़ी ट्रीज आर मेनली फाउंड इन, खेजड़ी के जो पेड़ हैं वो मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस में, कूल एंड ड्राई कंडीशंस में, मॉडरेट कंडीशंस में, हॉट एंड ड्राई कंडीशंस में। आंसर कीजिए फटाफट से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आप लोग क्या आंसर कर रहे हैं। आज तबीयत थोड़ी सी ढीली है, फीवर है हल्का सा, कोविड नहीं है ना, ऐसा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, खैर ये मजाक की बात नहीं है, बट आजकल यही है, किसी को छींक भी आती है तो लोगों को लगता है कोरोना वायरस है। बताओ एक बार, हॉट एंड ड्राई कंडीशंस में, बिल्कुल, क्योंकि इसको पानी की बहुत कम जरूरत है, तो ये रेगिस्तान में पाया जाएगा जो खेजड़ी ट्री है। और इसकी जो लीव्स, मतलब इसकी जो ट्रंक है उनको
कीड़े नहीं खाते, ऐसा कुछ भी है, इसमें कीड़े नहीं लगते। तो हॉट एंड ड्राई कंडीशंस में राजस्थान जैसी जगह में ये मिल सकता है। होगी आपकी क्लास 16, जिसमें थोड़ा सा जो सेशन है वो बड़ा ही रखेंगे ताकि ज़्यादा हम कंटेंट डिस्कस कर सकें, पिछले 2 दिनों का हिसाब चुकता कर सकें, ऐसे 2 से 3 दिन। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे। मैं देख लेती हूँ एक बार कि आप लोग ठीक से कॉमेंट कर भी पा रहे हैं या नहीं। कोई समस्या हो तो फिर देखेंगे उसमें क्या किया जा सकता है ना। लेट मी चेक कि बफरिंग जैसा तो कुछ नहीं है ना, बफरिंग जैसा कुछ नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, आप लोग आ जाइए, फिर स्टार्ट करेंगे इसको। सेशन थोड़ा सा बड़ा होगा, पेशेंस रखिएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ब्रेल के बारे में और भी कई चीज़ों के बारे में क्लियर करेंगे चीज़ें। लाइक शेयर अगर अभी तक ना किया हो कर दीजिएगा। और जो पीडीएफ है वो आपको ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाती है। और कोशिश करेंगे जल्दी ही आपके सामने लेट्स लर्न का ऐप भी आए ताकि सारी चीज़ें आपको एक जगह पर मिल जाएं। ठीक, उसकी प्लानिंग चल रही है, टाइम लगेगा। चलिए फिर झूम फार्मिंग को थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन आया था, उसमें एक छोटी सी एक गलती थी जिसमें उन्होंने डीप इसको डिग करने की बात कही थी। तो झूम फार्मिंग के बारे में थोड़ी सी चीज़ें समझेंगे, फिर उसके बाद बाकी चीज़ों को समझेंगे। कुछ चिकारा डांस वांस है, कुछ चिकारा नहीं मतलब चिरौ डांस है, इस तरीके के कुछ कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन सबको समझेंगे। रावण दशहरा सबको समझ लेंगे, कैरावन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पूरन पोली के बारे में आई थिंक आया भी हुआ है, रेट्स के बारे में आया हुआ है, ये मुद्रास के बारे में आया हुआ है। इन सबको समझेंगे एक एक करके, है ना। आते हैं, अभी तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, ऑडियो वीडियो सब क्लियर हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए, फिर बीच में कोशिश करेंगे कि कमेंट्स ना लिए जाएं। अभी ठीक है, ओके ग्रेट। करेंगे इंग्लिश पेडागोजी। हाँ, सीटेट का यार चांसेस तो लग रहे हैं कि डिले होगा, देखते हैं बाकी क्या होता है, क्योंकि इतने सारे लोग, अगर 25 लाख लोग एग्जाम देंगे तो मजाक तो है नहीं। मैं 1 मिनट आप लोगों की कमेंट्स देख लेती हूँ, 1 मिनट रुकिएगा बस, फिर करेंगे इसको कंटिन्यू। 1 मिनट का समय दीजिए। क्या रिवीजन किया आपने पिछले 3 दिनों में, वो बताइए इतने आप कमेंट करके, फिर स्टार्ट करते हैं। बफरिंग नहीं है भाई, बफरिंग का नाम कोई नहीं लेगा आज, नो बफरिंग एट ऑल, हम नहीं मानेंगे बफरिंग है ना। 1 मिनट 1 मिनट, हाँ बहुत बढ़िया। तो हाउस द जोश, सही है सही है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं तो सिर्फ लाइक करने आया हूँ, क्यों क्या हुआ, सीटेट क्लियर हो चुका है क्या, किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? क्योंकि ये बाकी तो जगह काम नहीं आएगा, सीटेट का ही मेन काम आएगा ये आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत बढ़िया, मैं एकदम ठीक हूँ, ठीक हूँ, चल जाएगा काम, है ना। स्टार्ट करते हैं। ईवीएस जल्दी खत्म कर देंगे, फिर बाकी सब्जेक्ट्स भी तो देखना है, काफी काम है करने को। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट पॉइंट है आपका, फर्स्ट पॉइंट है झूम फार्मिंग, झूम की खेती, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। झूम फार्मिंग की अगर मेन पॉइंट्स की बात करें तो ये एक ऐसी फार्मिंग है जिसको जो ये आपके 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, नागपुर, मेघालय, मिजोरम, ये यहाँ इन मतलब इस साइड में होती है, नॉर्थ ईस्ट में। आफ्टर कटिंग 1 क्रॉप, एक क्रॉप कट करने के बाद, जो एक फसल है उसको कट कर लिया आपने खेत से, उसके बाद द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज फॉर सम ईयर्स। ध्यान रखिएगा, पहले एक जो क्रॉप है, एक फसल है, उसको आप काट चुके हैं, उसके बाद आपने कुछ साल तक उसमें कोई फसल नहीं उगाई, आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, उस एक पर्टिकुलर लैंड को, उस पर्टिकुलर जमीन के टुकड़े को, ठीक है। नथिंग इज ग्रोन देयर, कुछ नहीं उगाया। फिर है द बैम्बू और वीड्स विच ग्रो ऑन दैट लैंड आर नॉट पुल्ड आउट। अब क्या होगा, जब कुछ साल तक आप कुछ नहीं उगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो अपने आप ही उग जाएगा। वो जितने भी अनवांटेड प्लांट्स हैं, जो भी ऐसी वीड्स, जो छोटी मोटी चीजें हैं, वो उगी जाती हैं खेतों में, तो वो जितने भी उगे हैं, या कुछ बैम्बू वगैरह अगर उग गए तो उनको आप क्या करते हैं, उनको आप नॉट पुल्ड आउट, उनको पुल्ड आउट नहीं करते, दे आर कट एंड बर्न्ड। उनको वहीं कट किया गया, कट करके छोड़ दिया, मतलब जड़ें नहीं उखाड़ी उनकी, ठीक, कट किया और जला दिया गया। इससे क्या होगा, ये जो ऐश है, मतलब ये जो राख है, वो जिसको कट करके आपने जला दिया, जड़ें तो अंदर ही हैं, ठीक, तो उस केस में ये फर्टाइल बनाती है, उपजाऊ बनाएगी लैंड को, ठीक हुई बात। तो ये कुछ 2 पॉइंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर इसके बाद दूसरा फेज क्या है इसका, दूसरा फेज है इसका, व्हेन द लैंड इज रेडी फॉर फार्मिंग इट इज लाइटली डग अप नॉट प्लव्ड। ये ध्यान में रखिएगा, जब इसको फार्मिंग के लिए, अब ये क्या है, खेती के लिए उपजाऊ बन गई मिट्टी, अब इस केस में इसको हल्का सा डगअप किया जाता है, हल्का सा खोदा जाता है ऊपर ऊपर से, बहुत
प्लफ नहीं किया जाता या डीपली इसको हम प्लफ नहीं करते। तो ये पॉइंट कई बार क्वेश्चन में ऑप्शन में दे देता है कि उसको बिल्कुल गहराई से खोदेंगे, वैसा नहीं होगा, इसको हल्का सा डगअप करेंगे, प्लफ नहीं किया जाएगा, ठीक है। वीड्स एंड अदर अनवांटेड प्लांट्स आर ऑल्सो नॉट पुल्ड आउट, इनको पुल्ड आउट नहीं किया जाएगा, दे आर जस्ट कट। ये भी वही पॉइंट है जो हमने लास्ट में समझा, बस कट किया जाएगा, निकाला नहीं जाएगा जड़ों को, ठीक है। सो दैट दे गेट मिक्स्ड विद द सॉइल, इससे क्या होगा, वो सॉइल में ही मिक्स हो जाएंगे और जो जड़ें थी वो और ज्यादा फर्टाइल बनाएंगी। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन द सॉइल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दिस इज बीइंग डन इन मिजोरम। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो मिजोरम को इन्होंने हाईलाइट किया है, बाकी उस साइड के जितने भी स्टेट्स हैं वहां पर ये चीज जो है कॉमन है, झूम की खेती। क्लियर हुई बात? तो ये एक तरीका हुआ, इसके सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब बात हो रही है मिजोरम की ही, तो मेन क्रॉप क्या है यहाँ, राइस यानी कि चावल। द पीपल सेलिब्रेट व्हेन द क्रॉप इज राइपन्ड एंड दे डू चिरौ डांस होल्डिंग बैम्बूज। मतलब कि जब जो आपकी फसल है वो पक जाती है तो लोग सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्वियसली वो एक लिविंग का साधन है, उनके रोजी रोटी का साधन है, तो वो सेलिब्रेट करेंगे फसल के पकने पर, ठीक। और होल्डिंग बैम्बूज, बैम्बूज को पकड़ के, वो जो बांस है उनको पकड़ के एक चिरौ डांस किया जाएगा, ठीक। ये हुई आपकी फसल पकने वाली बात, राइस है, और ये है चिरौ डांस। चिरौ डांस इसमें दिया हुआ था कहीं पर, आपने देखा होगा, ये है होल्डिंग बैम्बूज, ठीक। तो बैम्बूज पकड़े हुए हैं, नहीं पकड़े हुए हो तो भी आप इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है बात। तो ये एक छोटी सी बात हुई जो क्लियर हुई होगी। हाँ डिले होने की बहुत ज्यादा संभावना है, बट हम डेली पढ़ाई करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया साइको करा देंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक हूं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। लाइक फादर लाइक डॉटर, मतलब ये एक चैप्टर है लाइक फादर लाइक डॉटर, कि भैया जो बच्चे हैं वो माँ बाप से मिल सकते हैं उनके कुछ गुण, ठीक। वी एक्वायर सर्टेन ट्रेट्स एट बर्थ फ्रॉम आवर पेरेंट्स एंड सर्टेन थिंग्स और स्किल्स वी लर्न फ्रॉम आवर एनवायरमेंट। मतलब कि हम कुछ ट्रेट्स, जो हमारी कुछ विशेषताएं हो सकती हैं, इवन कुछ बीमारी भी हो सकती हैं जो हम हेरिडिटी से क्या कर लेते हैं, अपनी आनुवांशिकता से, अपने जो फोर फादर्स हैं उनसे ग्रहण कर लेते हैं, हमारे पेरेंट्स से कुछ चीजें हम एक्वायर कर लेते हैं, कुछ ट्रेट्स, कुछ विशेषताएं, और इसके अलावा कुछ स्किल्स हम एनवायरमेंट से सीख लेते हैं, जैसे गाड़ी चलाना, जैसे पेंटिंग, जैसे कि कितनी भी सारी चीजें हो सकती हैं। तो बहुत सारी स्किल्स हम एनवायरमेंट से एक्वायर करते हैं, बहुत सारी ट्रेट्स हम अपने पेरेंट्स से ग्रहण कर लेते हैं। क्लियर हुई बात यहां तक की? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पोलियो इज कॉज्ड बाय अ वायरस। पोलियो आप जानते हैं बहुत ही ज्यादा अमिताभ बच्चन जी ने खूब ऐड किए हैं, ठीक। तो पोलियो बेसिकली प्रॉब्लम बहुत सारी हो जाती है इससे, चलने फिरने में भी, और बहुत तरह की परेशानी होती है अगर आप सर्च करेंगे तो। पोलियो क्या है, ये एक वायरस है ना, जैसे कोरोना एक वायरस है उसी तरीके से पोलियो एक वायरस है, लेकिन इसको इनहेरिट किया जाता है, ऐसा पहले लोग मानते थे, लेकिन ये इनहेरिटेड नहीं होता। ये आपकी क्या कहेंगे इसको, मतलब आपकी क्या कहेंगे, ये हेरिडिटी से नहीं आया है, ये आपका एक वायरस है। तो ये माँ बाप से नहीं आपने इनहेरिट किया, ठीक, विरासत में नहीं मिला अगर मैं कहूं तो। फिर है अ डॉक्टर कैन बी इनवाइटेड टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट दीज डिजीज। देखो एक बात ध्यान में रखना, चाहे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कम हो जाएं, जो एनसीईआरटी की पेडागोजी है, जिसको मैं ये कंटेंट खत्म होते ही डिस्कस करूंगी, वो 15 से 20 नंबर आपको दिला देगी। 15 नंबर तो कहीं नहीं गए और उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ईवीएस पढ़ाने का तरीका तो वही रहेगा, ठीक। तो अ डॉक्टर कैन बी इन्वाइटेड टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर को आप इस जानकारी को देने के लिए इनवाइट कर सकते हैं। क्लासरूम में किसी डॉक्टर को बुलाया, किसी बच्चे के पेरेंट्स डॉक्टर हैं या किसी डॉक्टर को बुलाया आपने और उनको एक जानकारी देने के लिए कहा गया, तो इम्पैक्ट क्या होगा, ज्यादा बेहतर होगा। और इसको कम्युनिटी रिसोर्स बोलते हैं। जब आप कम्युनिटी से लोगों को इन्वॉल्व करते हैं क्लासरूम में, तो कम्युनिटी रिसोर्स कहलाते हैं ये, ठीक। तो एक डॉक्टर को आप बुला सकते हैं, अगर किसी और चीज के बारे में, फार्मिंग के बारे में बात करें तो किसी फार्मर को आप बुला सकते हैं। तो ये पेडागोजिकल टॉपिक हो गया साथ में ही, ठीक है बात। जैसे कि आपने चेस सीखा है, बिल्कुल जी ऐसे अलग अलग चीजें हो सकती हैं जिनको आपने सीखा हो, ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं, हाँ हिंदी में कन्वर्ट करके चलेंगे भाई। नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेगर मेंडल के बारे में। इनको फादर ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल, ठीक। ये एक पुअर फार्मर की फैमिली में इनका जन्म हुआ था, एक गरीब किसान परिवार में, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया, सिगमंड फ्रॉइड थे ऑस्ट्रिया से, ऑस्ट्रेलिया नहीं है ये, ठीक है। ऑस्ट्रिया इन 1822, 1822 में। फिर फॉर 7 ईयर्स, 7 साल तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए 28,000 मटर के पौधों पर। यानी कि अगर हम बात करें इन द गार्डन ऑफ द मोनेस्ट्री, वो मठ नहीं होते हैं जो आपने शायद कहीं ना कहीं देखा होगा, जो मोनेस्ट्री होती है जहां वो मंक रहते हैं, क्या कहें उनको, साधु कहेंगे, ठीक। तो एक मठ में इन्होंने कुछ प्लांट्स पर, 28,000 प्लांट्स पर
28,000 पौधों पर एक्सपेरिमेंट किया। अब यहाँ मटर नहीं लिखा है बट उसमें से ऑब्वियसली कुछ मटर के भी पौधे रहे होंगे। फिर है पी प्लांट्स हैव सम ट्रेट्स विच कम इन पेयर्स। जो ये मटर है, पी प्लांट है ना, मटर का जो पौधा है उसके अंदर कुछ ट्रेट्स होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं जो पेयर में आती हैं। पेयर आप जानते हैं 2 का होगा। लाइक द सीड इज आइदर रफ और स्मूथ, मतलब कि या तो जो एक सीड है यानी जो बीज है या तो वो स्मूथ होगा, बिल्कुल चिकना होगा, या फिर वो खुरदरा होगा यानी रफ होगा। ठीक है, बीच में नहीं होगा कहीं। क्लियर हो गई बात? और समझ लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कुछ चीजें हैं इसमें 2-3 वही के कुछ विशेषताएं इसमें कॉमन होती हैं, मतलब सॉरी पार्ट्स में होती हैं। या तो रफ होगा, पेयर्स में आती हैं, या तो रफ होगा मटर का पौधा या फिर खुरदरा होगा जिसको रफ, या फिर स्मूथ होगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा एक पॉइंट है यहाँ इंपॉर्टेंट, सीड्स विच आर आइदर ग्रीन और येलो। जो बीज है या तो वो हरा है या तो फिर वो येलो है, तो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे या वो जो आगे जिन पौधों को जो इनकी जनरेशन होगी नेक्स्ट, वो भी मिक्स्ड कलर के नहीं हो सकते, है ना। जो कलर होगा या तो वो येलो होगा या तो ग्रीन होगा। तो 2 चीजें हमने सीखी कि जो कलर है या तो वो ग्रीन होगा या तो येलो होगा, और अगर पौधा है तो वो या तो फिर रफ होगा या फिर वो स्मूथ होगा, बीच में नहीं होगा कुछ भी। ठीक, और किसने एक्सपेरिमेंट किए? ग्रेगर मेंडल ने। इन्होंने लॉज भी दिए हैं हेरिडिटी के। क्लियर है बात? कर देंगे ईवीएस को कंप्लीट, क्यों टेंशन लेते हो, समय है आपके पास अभी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ेंगे, देखेंगे जरा नेक्स्ट पॉइंट को। ऑन द मूव अगेन। अब ये मूव की बात है कि मतलब एक जगह से दूसरी जाने वाली बात है। ऑन द मूव अगेन एक चैप्टर है जिसमें बात हुई है, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनकी मैं बात करूंगी। दशहरा की बात हुई है, दशहरा कम्स आफ्टर द रेनी सीजन। जो दशहरा है वो ऑटम सीजन में आएगा, यानी पतझड़ कह सकते हैं उसको, विंटर से पहले। ठीक, और रेन के बाद। ठीक, जो पहले वाले नोट्स हैं जो 2018 के बने हुए हैं उनमें बिफोर लिखा हुआ है, क्योंकि वो एनसीईआरटी में उसको ट्रिकी तरीके से दिया हुआ है, तो वो एक मिस्टेक है, उसको ठीक कर लेना। लेटेस्ट वीडियो से हमेशा मैच कर लिया करो चीजें, इसी का मतलब होता है अपडेट करना चीजों को, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है, 360 डिग्री नहीं घूमती चीजें। तो दशहरा कम्स आफ्टर द रेनी सीजन, जो बारिश के बाद दशहरा आएगा। और दशहरा में क्या है, बेसिकली हम रावण का पुतला जलाते हैं, यानी हम 10 क्या कहें 10 सिंस को हम मारने की बात करते हैं। ठीक, अब एक और चीज है पूरन पोली। पूरन पोली एक तरह की रोटी है, स्वीट रोटीज, मीठी रोटी है, जिसको जैगरी और ग्राम, यानी जो आपका जैगरी और ग्राम मतलब गुड़ और चना, ऐसे आयरनी कमी पूरी हो जाएगी। कल मेरे को किसी ने सजेस्ट किया था कमेंट्स में, सही बात है। तो जैगरी और ग्राम का यूज करके पूरन पोली मीठी रोटियां बनाई जाती हैं। ऑब्वियसली गुड़ मीठा है तो खट्टी तो बनेंगी नहीं रोटियां। दिस इज बीइंग ईटन विद अ स्पाइसी कड़ी डिश। स्पाइसी कड़ी डिश के साथ इसको खाया जाएगा, मतलब क्या कहेंगे, चटपटी कड़ी डिश के साथ खाएंगे इसको। पूरन पोली को बनाई किससे जाती है? जैगरी और ग्राम यानी कि चने से। क्लियर हो गई यहां तक की बात? तो ये चीजें हम ध्यान में रखेंगे, कुछ कुछ ही चीजें हैं। महाराष्ट्र में, बहुत बढ़िया जी। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। देखो इसमें मैं थोड़ा सा टच कर देती हूँ, एक स्टोरी है कुछ लोगों के बारे में कि कैसे वो लोग खेतों में काम करते हैं दशहरा से पहले। इसके अलावा फिर दूसरी जगह कहीं चले जाते हैं शुगर केन की खेती में काम करने, मजदूर काइंड ऑफ आप कह सकते हैं उन लोगों को। ठीक, और कुछ लोग होते हैं जो उन्हें लोन देते हैं, फिर बाद में उनसे वसूली करते हैं। तो इस तरीके की इसमें इस चैप्टर में बात की हुई है कि आप बच्चों को सेंसिटाइज कर सकते हैं कि कैसे कैसे लोग अलग अलग चीजों से प्रभावित होते हैं और क्या सिचुएशन रहती है। वो हम पेडागोजी में डिस्कस करेंगे जब ईवीएस की पेडागोजी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अब इसमें कहानी है कि वो जो किसान हैं या वो जो मजदूर हैं जिनको काम मिलता है सीजनल, तो वो क्या करते हैं, कैरावन में रहते हैं। और ये कैरावन जो है वो कैरावन कहते हैं हम। कैरावन इज अ बस और कार्ट इन विच वन कैन लिव विद ऑल द फैसिलिटीज, मतलब रहने की सारी सुविधाएं जो हैं वो अवेलेबल होंगी एक कैरावन में। आपने एक मूवी देखी होगी, वो स्वदेश ही आई थिंक, उसमें क्या नाम है उनका, शाहरुख खान। तो वो बाहर से आते हैं कहीं, वो पूरे टाइम अपनी कैरावन में रहते हैं, गांव में भी, क्योंकि उसमें एसी लगा हुआ था, सारी चीजें थी, किचन है, ये सब कुछ है। हालांकि ये जो किसान है, ये मजदूर हैं, इनका कैरावन वो वाला नहीं है कि इतना स्मार्ट दिखे ये, या तो बस होगी या तो कार्ट होगी। तो इनका जो कैरावन है वो कार्ट है, एक क्या कहें उसको, एक घोड़ा गाड़ी जैसा कुछ मान सकते हो आप, जिसमें ये लोग रहते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पर फसल काटने और ये सब करने जाते हैं। तो ये उसी में रहते हैं, इनका सारा सामान वहीं होता है, खाते वहीं हैं, पकाते वहीं हैं। ठीक, तो ये एक बात है। कैरावन क्या है, जिसमें सारी चीजें अवेलेबल है और वहां रहा जा सकता है। ठीक है, तबीयत ओके है, बहुत अच्छी नहीं है बट चल जाएगा काम, तो आप लोग परेशान ना हो। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है फार्मिंग ऑफ शुगर केन नीड्स मच वाटर। ये सभी बात जानते हैं हम। जो गन्ने की फसल है, शुगर केन जो गन्ना है, उसको पानी चाहिए ज्यादा, नीड्स मच वाटर, पानी ज्यादा चाहिए।
ठीक है, बात क्लियर हो गई? नहीं, एसएसटी तो नहीं करेंगे, एसएसटी अभी जितना हुआ है उसी को करेंगे। बैलगाड़ी कह सकते हैं एग्जैक्टली परमानंद जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देख लेते हैं। अब बात हो रही है वही पूरन पोली की, अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट लाइन में, इसको अब थोड़ा सा आप देख भी सकते हैं। ये पूरन पोली क्या है? स्वीट रोटीज को पूरन पोली कहेंगे, जो जैगरी यानी गुड़ और चने के यूज से बनेंगी और इसको खाया जाएगा स्पाइसी कड़ी के साथ। मान लेना ये कड़ी है, हालांकि नहीं है, ठीक, तो याद रखने में आसानी होगी। ये पूरन पोली है, स्वीट रोटीज, ठीक है। हालांकि ये सुखदेव का पराठा लग रहा है, बट ठीक है, आप मान लेना, ठीक। आगे बढ़ेंगे। रेट्स हैव पुअर आईसाइट बट हैव एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल। रेट्स जो हैं, चूहे जो हैं, उनकी आईसाइट पुअर होती है, मतलब उनको बहुत ज्यादा दिखता नहीं है, ऐसे 6/6 की आईसाइट नहीं है उनकी, ठीक है। तो आपकी तरह बिल्कुल ऐसे वो वाली नजरें नहीं है, ऐसे छेद नहीं कर सकती, ठीक। तो रेट्स हैव पुअर आईसाइट, जो आंखें हैं चूहों की, मतलब जो दृष्टि है वो बहुत ज्यादा शार्प नहीं होती, कमजोर होती है, वीक होती है, चश्मा लगाना पड़ेगा। बट हैव एक्सेलेंट सेंस ऑफ स्मेल, जो सूंघने का सेंस है वो बहुत तगड़ा होगा। सेंस ऑफ स्मेल इनका बहुत बहुत ही जबरदस्त होगा। टच का और टेस्ट का, मतलब बस देखने में प्रॉब्लम है, इसके अलावा अगर सूंघने की बात हो, टेस्ट की बात हो या फिर टच की बात हो, तो ये लोग ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। कौन? चूहों की बात हो रही है, रेट्स की, ठीक है। तो ये एक बेसिक बात हुई, क्लियर हो गई बात? बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। अगर किसी को ये इंटरेस्टिंग लग रही है तो, है ना। मैं ठीक हूँ प्रांशु, आगे बढ़ते हैं। तो ये लाइन याद रखिएगा, जैसे वो स्नेक्स वाली बात थी कि स्नेक्स क्या हैं? डेफ हैं, जो सांप हैं वो बहरे होते हैं और वो वाइब्रेशंस से पहचान पाते हैं, वो जो बीन की वाइब्रेशन है, ना कि आवाज, है ना। मैं नागिन तू सपेरा से नहीं वो आते हैं, वो उसकी वाइब्रेशन से आते हैं, आवाज उनको नहीं जाती है, ठीक। तो उसी तरीके से जो चूहे हैं उनकी आईसाइट वीक है, लेकिन उनका जो सेंस ऑफ स्मेल है, टच है, और तीसरी चीज टेस्ट है, वो तगड़ा होगा। जब भी कोई चीज छोड़ते नहीं है, ये खा जाते हैं सब कुछ। नागपुर की बात हो रही है। इन नागपुर दे पुट शुगर इन दाल। जो बात कहाँ की हो रही? दाल में नागपुर के अंदर शुगर यानी मीठा डाल करके खाई जाती है। तो ये जो कल्चर है ये आपका गुजरात में भी मिलेगा कि हर चीज में मीठा डाला जाए। तो एक बेसिक बात हुई, क्लियर है बात? नाम किसी का नहीं लिया जाएगा, सेशन में डिस्कशन करेंगे आज, फिर किसी दिन लेंगे नाम, आज एनर्जी थोड़ी कम है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है द डांस। इन द डांस द हैंड्स एंड फेस आर यूज टू कन्वे फीलिंग्स। जो नृत्य है, आप देख रहे हैं ये भरतनाट्यम या जो भी होगा, ठीक है, जो नृत्य है या डांस है उसमें जो आपका फेस है और जो आपके हैंड्स हैं, है ना, ये मुद्रा देख रहे हैं आप, ये हुआ फेशियल एक्सप्रेशन, और ये है मुद्रा जो हाथों के थ्रू आप मतलब बनाते हैं, अलग अलग पोस्चर लेते हैं, ठीक। दीज आर कॉल्ड मुद्राज एंड भाव्स। तो ये आप ध्यान रखेंगे, भाव क्या है? जो आपके फेस के थ्रू शो होगा, कन्वे होगा। मुद्रा है जो आप एक पूरी बॉडी से आप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हैंड्स और बॉडी का यूज करके, ठीक। तो ये बेसिक बात हुई। आप ऐसे देखा ही होगा आपने, अगर कोई फेस सीरियस रखे और मस्त किसी पंजाबी सॉन्ग पे डांस करे तो मतलब फीलिंग्स कन्वे नहीं होंगी ना। तो डांस में हम फीलिंग्स को कैसे कन्वे करते हैं? अपने हैंड्स या फिर अपने फेस के थ्रू, ठीक है बात। तो इनको मुद्रा और भाव कहा जाता है, जो हैंड्स और फीलिंग्स हैं। ये कौन डांस करने लग गया है? हाँ हाँ, इतना सब कुछ आता है ईवीएस में, शुभम सही कह रहे हो, बहुत सारी चीजें हैं ईवीएस में, ईवीएस में काफी बड़ा कंटेंट है। नेक्स्ट पॉइंट जो 2-3 बार पूछा जा चुका है, द आउल कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट। ये है उल्लू, रात को जगेगा, ब्लैक एंड व्हाइट में इसको चीजें दिखेंगी, कलरफुल नहीं होती इसकी दुनिया, ठीक। तो और इसकी दुनिया कोई रंग नहीं भर सकता, मूवीज नहीं देखता है, बॉलीवुड से दूर रहता है। तो रात को जगने वाले बेसिकली जितने भी वो हैं बर्ड्स, उनको ब्लैक एंड व्हाइट में ही दिखता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ। और उल्लू जो है अपनी गर्दन को बहुत एक्सटेंट तक पीछे घुमा सकता है, हमें तो पूरा ही घूमना पड़ता है, वो सिर्फ गर्दन को बहुत एक्सटेंट तक, बहुत हद तक पीछे मोड़ सकता है। लेकिन अगर बात आ जाए मैना की, तो ये मैना है, वो तोता मैना की कहानी सुनी होंगी आपने बचपन में। तो ये मैना है, और मैना जो है वो झटके से आगे पीछे कर सकती है गर्दन, मैं नहीं करूंगी, झटका आ जाएगा, ठीक है। तो जो झटके से आगे पीछे गर्दन करे वो मैना, लेकिन जो बहुत हद तक पीछे घुमा सके अपनी गर्दन को वो उल्लू है। तो ये 2 क्वेश्चन थे जिसमें बहुत कंफ्यूजन हुई पिछली बार। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर आप पढ़ जाएंगे आसपास की चीजें तो आपको हेल्प करेंगी, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चे की ईवीएस की बुक उठा सकते हो, अभी टाइम भी है, और क्या पता और ज्यादा मिल जाए, ठीक है। मैथ्स पेडागोजी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, आ बर्ड्स फीदर्स हेल्प इट टू फ्लाई एंड कीप इटसेल्फ वार्म टू। जो बर्ड्स होते हैं, जो पक्षी हैं, उनके जो फीदर्स हैं, उनके जो ये क्या कहेंगे पंख हैं,
पंखी कहेंगे ना फीदर्स को। तो ये हेल्प करते हैं उनको वार्म रखने में, मतलब उनके लिए कि ऐसा तो है नहीं ना कि वो कंबल वंबल लेके घूमते हों सर्दियों में। तो बर्ड्स क्या हैं, उनके जो फीदर्स हैं वो उनको हेल्प करते हैं वार्म रखने में, और दूसरा उड़ने में मदद करते हैं। अगर आपने इस लॉकडाउन में पक्षियों को उड़ते देखा होगा आसमान में, क्योंकि बहुत ज्यादा काम दूसरा आपको बचा नहीं होगा, तो आपने देखा होगा वो लोग बड़े मस्त तरीके से बैलेंस बनाते हैं। जब आराम कर रहे होते हैं तो ऐसे एकदम चलते रहते हैं मस्त, फिर वो कभी कभी स्पीड तेज कर लेते हैं। तो जो उनका फीदर्स हैं वो उनको हेल्प करते हैं उड़ने में और वार्म भी रखने में, मतलब गर्मी बनाए रखने में उनकी बॉडी में। ठीक है जी, बात आगे बढ़े। फर बोलते हैं, एग्जैक्टली फर बोलेंगे, सही बोल रहा हूँ। ये तो विंग्स हो गए ना, पंख, तो एग्जैक्टली फीदर हो गए, फर कह सकते हैं। वो जो सॉफ्ट होते हैं ना, ये वाइट फर जो होता है वो इनको वार्म फील कराने में और इनको फ्लाई करने में मदद करेगा। क्लियर हुई बात? हाँ, एग्जाम्पल्स इंस्टेंट हैं, हालांकि आधा दिमाग बंद है, बट एग्जाम्पल्स तो आएंगे ही। ब्रेल के बारे में बात कर लेते हैं। अबाउट ब्रेल लिपि, ये आपको वैसे भी पता होनी चाहिए, किसी भी एग्जाम में आजकल तो कॉमन है, और सीडीपी में भी इवन आपसे ये पूछ लेता है अगर एग्जाम D2SB या KVS जैसा हो तो ब्रेल लिपि की अगर हम बात करें तो ब्रेल इज रिटन ऑन द थिक पेपर, एक मोटे कागज पर छेद करके ये ब्रेल लिपि को लिखा जाता है बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेज्ड पॉइंट्स। ये जो रोज बनी हुई हैं रेज्ड पॉइंट्स की, क्योंकि इसमें जब आप पॉइंटेड टूल से ऐसे छेद करेंगे तो ये उभर जाएगा, जो भी पॉइंट्स हैं वो उभर जाएंगे, और इसको टच करके वो लोग जो दृष्टि बाधित हैं, जो देख नहीं सकते, वो पढ़ सकते हैं इसको टच करके। ठीक, तो ये जो हाईलाइटेड डॉट्स हैं या उभरे हुए रेज्ड डॉट्स हैं, एक पॉइंटेड टूल से, ऑब्वियसली एक पॉइंटेड टूल से छेद करके एक मोटे थिक पेपर पर इनको बनाया जाएगा। 6 डॉट बेस्ड होती है। जो क्वेश्चन आया था सीटेट में उसमें कुछ 9 डॉट्स लिख दिया था आई थिंक, या 4 डॉट्स लिख दिया था, तो आपको याद रखने हैं 6 डॉट होंगे। कैसे? अगर ए बनाना है तो 2 डॉट्स 2 डॉट्स 2 डॉट्स, मतलब 2 2 2, तो 2 तिया 6, ठीक, 2 3 6 अंग्रेजों के लिए। ठीक है बात। तो ब्रेल इज रेड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेज्ड डॉट्स। तो इसको पढ़ा कैसे जाएगा? जो ये रेज्ड डॉट्स हैं इन पर फिंगर रन करके ब्रेल को पढ़ा जा सकता है, और ये किसके लिए है? जो विजुअली चैलेंज्ड लोग हैं उनके लिए है। लुइस ब्रेल ने इसको बनाया था। क्लियर हो गई बात? 6 पॉइंट्स हैं इसमें, 4 पॉइंट नहीं है, 9 पॉइंट नहीं है, 6 डॉट्स हैं। ठीक, एक लेटर को बनाने में 6 डॉट्स। क्लियर हो गई? कोई बात नहीं मोनू, अभी मिलेंगे वहां भी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं। लुइस ब्रेल की बात करते हैं। लुइस ब्रेल ने इस लिपि को जन्म दिया था। ये है लुइस ब्रेल। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है, आई थिंक सो। तो लुइस ब्रेल 1809 में इनका जन्म हुआ था, 1852 तक रहे थे, और फ्रांस के थे लुइस ब्रेल। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि अगर 4 पॉइंट में से, आजकल ये बड़ा नया सिस्टम है कि वो क्या कहेगा, दोनों सही हैं, एक सही है, तीनों सही हैं, तो उस केस में आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है। when he was 3 years old, जब ये 3 साल के थे, लुइस ब्रेल was playing with his father's tools, अपने फादर के टूल्स से खेल रहे थे, और इनकी आंखों में एक पॉइंटेड टूल से इनकी आंखें हर्ट हो गई, यानी कि चोट लग गई, और इनकी आईसाइट चली गई, इनकी जो दृष्टि थी वो चली गई। ठीक। ही हैड कीन इंटरेस्ट इन स्टडीज, उनको बहुत अच्छा इंटरेस्ट था पढ़ने में। He kept thinking of different ways to read and write. अब आप देख रहे हैं कि आप बच्चों को किस चीज के लिए मोटिवेट कर रहे हैं इनडायरेक्टली, कि जो थिंकिंग है आपकी, या आप जब सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं किसी चीज का, जब आप कुछ करना चाहते हैं तो आपका इंटरेस्ट आपको किसी भी हद तक लेकर के जा सकता है। अब ये मैं आपको यूज कर रही हूँ आपके साथ ऐसी भाषा, किसी भी हद तक लेके जा सकता है, ये मत कह देना बच्चों को, है ना, वो कहीं और ही पहुंच जाएंगे। तो ही केप्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेज, उन्होंने अलग अलग तरीके सोचे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखा रहे हैं आप इनडायरेक्टली पेडागोजी में बच्चों को, ये कहानी सुना करके कि आप अलग अलग तरीकों से, डिफरेंट वेज हो सकते हैं किसी एक समस्या का समाधान करने के, और देयर इज नो नीड टू बी पैसिमिस्ट, या बिल्कुल आप आशा ना खोएं। ये सारी बातें आप इनडायरेक्टली पढ़ा रहे हैं। पेडागोजी कुछ नहीं है, पेडागोजी आप जैसे सिखाएंगे किसी एक सब्जेक्ट को, वही है, साइंस ऑफ टीचिंग है एक तरीके की। ठीक है बात? तो ये एक बेसिक सी बात हुई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रजनीश जी, तो ये एक सिंपल बात हुई। तो इन्होंने क्या किया, इनको बहुत इंटरेस्ट था, इन्होंने अलग अलग तरीके सोचे कि मेरी आंखें तो अब नहीं है, बट मैं पढ़ूं कैसे। ठीक। तो लुइस ब्रेल ने एक लिपि को इजाद किया। फाइनली ही फाउंड अ वे, उन्हें एक तरीका मिला बहुत सारा दिमाग पे जोर डालने के बाद, रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग, कि भाई पढ़ा जा सकता है टच करके और फील करके। ठीक है बात? दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर केम टू बी नोन एज द ब्रेल स्क्रिप्ट, इसको बाद में ब्रेल स्क्रिप्ट का नाम दिया गया। दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट्स, यही हमने अभी डिस्कस किया था। 6 पॉइंट्स चाहिए, मतलब ये बेस्ड है 6 पॉइंट्स पर, 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं।
ठीक। इसके अलावा ब्रेल कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर। आज की डेट में कंप्यूटर के थ्रू भी ब्रेल को लिखा जा सकता है। हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं, अगर हम टेक्नोलॉजी में देखें तो हम काफी एडवांस हैं। यहां से तो कोई भी बफरिंग नहीं है, तो ऐसा आप नहीं कहेंगे कि बफरिंग है। ठीक है बात। इफ यू शो द चिल्ड्रन द एक्चुअल ब्रेल स्क्रिप्ट दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। अब आपको क्या है, क्लासरूम में टीचिंग एड के रूप में, आप एक शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में क्या दिखा सकते हैं, ब्रेल लिपि आप ले जा करके एक ब्रेल पेपर दिखा सकते हैं, बुक्स होती हैं उनको दिखा सकते हैं, बच्चे टच फील करके देख करके उसको ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। आपने रियल लाइफ से जोड़ दिया ना लर्निंग को। ठीक है बात। जैसे यहाँ पिक्चर दिखाई जा रही है, वैसे आप उनको एक ब्रेल का कोई पेपर लेके जा सकते हैं या पिक्चर दिखा सकते हैं, तो उससे रियल लाइफ से कनेक्ट हो जाएगी लर्निंग आपकी। आगे बढ़ेंगे। In the beginning, pots were made of stone and clay. People made pots of stones by digging and scraping stones with their hands. मतलब कि शुरुआती टाइम में, जब पहले के समय में, अगर मैं कहूं ऐसे स्टोरी के रूप में, तो पहले के समय में जो पॉट्स हैं, पॉट्स आप देखते हैं ये बनाए जाते हैं, मिट्टी के जो पॉट्स बनाए जाते हैं ये स्टोन एंड क्ले से। क्ले आप जानते हैं वो चिकनी मिट्टी जो होती है, और जो पत्थर हैं छोटे छोटे जो पेबल स्टोन्स हैं उनका यूज करके पहले क्या बनाए जाते थे, पॉट्स बनाए जाते थे। पीपल मेड पॉट्स ऑफ स्टोन्स बाय डिगिंग एंड स्क्रैपिंग स्टोन्स। जो पॉट्स हैं स्टोन के, उनको खोद के, खुरदरा करके, घिस के, ऐसे इनको बनाया जाता था पॉट्स को। ठीक है बात। चिकनी मिट्टी और स्टोन्स का यूज करके। सिंपल बात। ये पीडीएफ मिल जाएगी, रिवाइज जरूर कर लेना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। कहवा, यानी कहवा कह सकते हैं एक तरीके की टी है, चाय है, विद आलमंड्स एंड कार्डेमम, जो इलायची और क्या कहें बादाम है, उसका उपयोग करके बनाई जाती है श्रीनगर में। गर्म मतलब सर्दी में ये बहुत हेल्प करती है, ये कह सकते हैं। जो कहवा है इवन मनाली वगैरह में मिल जाएगी। तो कहवा क्या है, श्रीनगर में किसका यूज किया जाएगा, कहवा एक प्रकार की टी है जिसमें कार्डेमम यानी इलायची और इसका बादाम का यूज किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में। केवीएस की वैकेंसी इस साल, हाँ मुझे तो लगता है देखो आएगी, अगर चीजें ठीक हो जाएं धीरे धीरे तो आएंगी। पेपर डिले होने की संभावना है, बट पढ़ाई कीजिए, कुछ नहीं पता चीजें कब कैसी हो जाएं। ठीक है। द डल लेक इज इन श्रीनगर। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं एक चैप्टर में कि जो डल लेक है, और वहां क्या चलती है डल लेक में, शिकारा, एक बोट है। ठीक है, चिकारा नहीं है, ये शिकारा है। ठीक है, तो शिकारा चलेगी किसमें, एक श्रीनगर में डल लेक के अंदर। ठीक है बात। और यहाँ हाउस बोट्स भी पाई जाती हैं, हमने डिस्कस किया था। हाउस बोट्स जो बिल्कुल हाउस की तरह दिखती हैं, ये पीछे आप देख पा रहे हैं, इनके घर मतलब घर के जैसी होती हैं ये अंदर से। ठीक है बात। कश्मीर में है श्रीनगर ऑब्वियसली। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक सेशन कर सकते हैं यार एसएसटी पेडागोजी का, आई ट्राई किया जाए। बर्ड्स प्रिवेंट फ्रूट्स फ्रॉम इंसेक्ट्स एज दे ईट देम। अब ये इंपॉर्टेंट है। जो बर्ड्स हैं, जो क्या कहेंगे चिड़िया हैं, पक्षी हैं, ये किसको बचाते हैं, फ्रूट्स को। मान लीजिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगे हुए हैं, तो ये पेड़ पर तो जा ही सकते हैं पक्षी, हम तो नहीं जाएंगे, बट ये जाते हैं वहां और ये इंसेक्ट्स वगैरह को खा जाते हैं, मतलब जो कीड़े हैं उनको खा जाते हैं, जिससे फ्रूट्स सेफ रहते हैं, या फ्रूट्स को बचाने में योगदान है बर्ड्स का, ये कह सकते हैं। तो प्रिवेंट करते हैं बर्ड्स फ्रूट्स को, किससे, इंसेक्ट से, कीड़ों से, क्योंकि कीड़ों को बर्ड्स ही खा जाएंगे। ठीक है बात। यहां तक की बात ठीक है। 3400 लोग देख रहे हैं और 2700 ने लाइक किया है। तो अगर हम शुद्ध हिंदी में बात करें तो 700 लोगों ने ही नहीं किया लाइक। अच्छा रेशो है आज लाइक का। अब ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, छोटी सी इंफॉर्मेशन है। आई लिव इन हांगकांग। एक बच्ची है जो हांगकांग में रहती है, और ये हांगकांग में सांप खाते हैं लोग, ये कह सकते हैं। अब मैं आपको बिल्कुल बहुत टू द पॉइंट बात बताऊंगी। हांगकांग में दे ईट स्नेक्स, मतलब सांप खाते हैं लोग, ये कह सकते हैं। ठीक है। और एक डिश है, डिश का नाम क्या है, लिंग हु फेन। क्वेश्चन आया हुआ है इस पे, लिंग हु फेन। ये किससे बनती है, स्नेक से डिश बनेगी, हांगकांग में मिलेगी। ठीक है, ये एक सिंपल बात हुई। आगे बढ़ेंगे। आई लिव इन कश्मीर। अब ये बच्ची है जो कश्मीर में रहती है, ये फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में, आई थिंक मस्टर्ड ऑयल को वही कहते हैं ना, सरसों का तेल, तो मस्टर्ड ऑयल में ये फिश को फ्राई करके खाते हैं। ये कश्मीर का टेस्ट हुआ। ठीक है। वंस वी हैड गॉन टू गोवा। ये बता रहे हैं कि एक बार जब हम गोवा गए थे तो वहां लोग कैसे खाते थे, जो फिश है वो डिफरेंट टेस्ट था उसका। क्यों? क्योंकि वहां लोग जो फिश है उसको कुक करते हैं कोकोनट ऑयल में। आप जानते हैं गोवा में कोकोनट ऑयल की भरमार है, वहां बहुत सस्ता मिलता है कोकोनट, यानी कि क्या कहेंगे उसको, कोकोनट को, नारियल। ठीक। अरे नारियल से याद आया, मेरा तो पानी बाहर रह गया। अच्छा ठीक है, तो बाहर नहीं रहा, यही है। ठीक है ठीक है, तो एक मिनट रुको।
सिंपल सी बात है, अगर हम बात कर रहे थे कश्मीर की, तो कश्मीर में लोग फिश को खाते हैं कुक करके। कौन से ऑयल में? मस्टर्ड ऑयल में, यानी सरसों के तेल में। और अगर मैं बात करूं किसकी, इसी चीज की, गोवा में, तो गोवा में लोग फिश को किस में फ्राई करके खाएंगे? कोकोनट वाटर, कोकोनट ऑयल में, है ना। कोकोनट ऑयल आप जानते हैं, वो जो नारियल का तेल, बहुत जो इतना ऐड आता है हमेशा से टीवी में, ठीक है। आजकल पतंजलि भी ऐड करते हैं उसका। आई लिव इन केरला, एक व्यक्ति है, एक बच्चा है जो केरला की बात कर रहा है। ये दिखाते हैं कि कैसे फूड हैबिट्स बदलती हैं स्टेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जगह के हिसाब से खाना बदल जाता है, ये दिखाया जा रहा है यहाँ। इट इज ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टैपियोका। अब केरला में क्या खाया जाएगा? बॉइल्ड टैपियोका, जो साबुदाना है उसको बॉइल्ड करके, उबाल करके, ठीक है। विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट, कोकोनट का यूज करके करी बनती है एक, और उसको साथ में खाया जाएगा किसके? उबले हुए साबुदाने के, ठीक है। डिस्कस कल्चरल डाइवर्सिटी इन फूड बाय शेयरिंग देयर फैमिली एक्सपीरियंसेस एंड रिस्पेक्ट देम। अब पेडागोजी में क्या इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चों के जो फूड आइटम्स वो लेके आते हैं, वो लंच बॉक्स आप दिखा सकते हैं कि अलग अलग खाना किस प्रकार का होता है, और आप कल्चरल डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, जो जहां खाए। ऐसा नहीं है कि आप कहें कश्मीर में तो लोग ये खाते हैं, अरे बड़े बेकार हो यार तुम तो, हम तो ये खाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप रिस्पेक्ट कर पाए कल्चरल डाइवर्सिटी की, कि हाँ, सांस्कृतिक विभिन्नताएं होती हैं लोगों में, ठीक है बात। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। नहीं, नारियल पानी बहुत पसंद है मुझे। आगे बढ़ेंगे, लेके मत आ जाना मीटअप में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। सिंबल्स आर इंपॉर्टेंट टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टूड अबाउट मैप्स। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैप्स की बात करूं तो मैप पे हर बार क्वेश्चन आता है। एक मैं स्पेशल वीडियो मैप पे ही बनाऊंगी जो सीटेट की है। इसमें अगर हम बात करें तो मैप की बात हो रही है। सिंबल्स आर इंपॉर्टेंट टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड अबाउट मैप्स। जो मानचित्र हैं उनके बारे में जो सिंबल्स होते हैं, आप देख रहे हैं ना मैप में सिंबल्स होते हैं। माउंटेन्स को दिखाने के लिए इस तरह के हाईएस्ट एलिवेशन है तो ये, रिवर के लिए ऐसा कुछ बना हुआ है ना। कोई कैपिटल है किसी जगह की तो उसके लिए इस तरीके का कोई एक सिंबल बनाया हुआ है। तो ये सिंबल्स हेल्प करते हैं बच्चों को मैप को अच्छा समझने में। सिंपल बात है यहां तक की। क्लियर हुआ? बिल्कुल बिल्कुल अनीता जी, मिलते हैं पीडीएफ। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है, ये लास्ट पॉइंट है आज के लिए। आज का सेशन बड़ा है और आप लोग 10 बजे के बाद तो सोने का टाइम हो जाता है आप लोगों का। खैर, तो अगर मैं बात करूं तो बज्जू विलेज कहाँ है? राजस्थान में, ठीक। बज्जू विलेज कहाँ है? राजस्थान में। और राजस्थान में पानी की समस्या रहती है, तो आप ये बताएंगे बच्चों को कि रीयूज आप वाटर को कैसे कर सकते हैं, वाटर को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, पानी का संरक्षण, जल संरक्षण, और कैसे आप दोबारा कई चीजों में, जैसे एसी से जो पानी निकलता है, या बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है जिस पानी को आप रीयूज कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी काम में हो, ठीक है। दिस वुड बी हेल्प द चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग वाटर। ये बच्चों को पानी को सेव करने में मदद करेगा। इट विल बी यूजफुल टू लिसन एंड अडॉप्ट सजेशंस गिवन बाय द स्टूडेंट्स इन दिस रिगार्ड। आप बच्चों के सजेशंस, आप उनसे पूछेंगे कि अच्छा, हाउ टू सेव वाटर, हम पानी को कैसे बचा सकते हैं, तुम्हारा क्या आइडिया है। तो अलग अलग बच्चे ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और बताएंगे, उस एक टॉपिक पर डिस्कशन होगा जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है बात। ईवीएस क्लास 17 है और कह सकते हैं जो एनसीईआरटी का कंटेंट है वो आज हम खत्म कर देंगे, मतलब एंड हो जाएगा आज जो एनसीईआरटी की समरी है। एंड करने के बाद कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर अगले 2 से 3 या हद से हद 3 to 4 मैक्सिमम सेशंस में जो पेडागोजी का पार्ट है 15 नंबर का, उसको हम कवर कर देंगे। फिर क्वेश्चंस चलेंगे। इसके अलावा फिर बाकी आपका इंग्लिश पेडागोजी का कंटेंट चलेगा और सीडीपी का कुछ रिवीजन होगा। मतलब चीज़ें चलती रहेंगी, कुछ सीखते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। देखते हैं फिर आज क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो तो कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये हुए सोशल मीडिया हैंडल्स, जितने भी लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम पर हैं। टेलीग्राम पर नहीं है तब भी आ जाइए, क्योंकि ये जो पीडीएफ है सेशन की जितनी भी, वो मैं शेयर करती रहती हूँ। हम लोग जल्दी ही 1 लाख होने वाले हैं टेलीग्राम चैनल पर, और बाकी जगह भी आप लोग का सपोर्ट अच्छा ही है। और जल्दी यहाँ 1 मिलियन होने वाले हैं। जो हिमांशी सिंह चैनल है उस पर भी 1 लाख हम लोग हो ही जाएंगे, तो सिल्वर प्ले बटन भी आएगा उसका। तो ये सारी चीज़ें आप लोग क्या कर सकते हैं, मतलब शेयर कर सकते हैं, खुशियाँ शेयर की जाती हैं और क्या है। स्टार्ट करते हैं चलो आज का सेशन। एक बार मैं भी आपके कमेंट्स देखूंगी और फिर थोड़ा सा समझेंगे टांका। बस 2 छोटे से टॉपिक हैं, फिर आज का सेशन खत्म, फिर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। थोड़े क्वेश्चन आज के कम हैं बट अच्छे हैं, तो एक छोटा सा सेशन है जिससे हम अंत करेंगे एनसीईआरटी की समरी का। फिर जो भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आए हुए हैं बीच बीच में, या जब पूरा एक रिवीजन का टाइम चलेगा मैराथन सेशंस का एग्जाम से 1 मंथ पहले, तब फिर उसको पूरा रिवाइज कर लेंगे। तो जो छूटा होगा वो भी वहाँ आ जाएगा आपका क्वेश्चंस की फॉर्म में। अब तक के जितनी भी समरी है ना देखी हो तो देखिएगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग वे में हमने डिस्कस किया है इनको सभी को 16 पार्ट्स में,
जिसमें कई क्वेश्चंस को भी हमने डिस्कस किया है बीच बीच में। स्टार्ट करते हैं, आप लोग आ ही चुके हैं मुझसे पहले, बहुत बढ़िया जी। चलिए फिर शुरू करते हैं। 1 मिनट दीजिए कमेंट्स के लिए ताकि मैं कमेंट्स देख पाऊँ। ये असम के घर की बात हो रही है, इसको थोड़ा सा पढ़िए अगर देख पा रहे हो तो, क्योंकि असम का जो घर है बहुत बार क्वेश्चन आया है, लगभग आपको हर दूसरे पेपर में सीटेट के असम के घर पर या जो जैसे घर पाए जाते हैं वहां, उस तरह के क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिल जाएंगे, तो इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे, इसको स्पेशली डाला है ना। तो इतने आप लोग आ जाइए, फिर चलते हैं आगे की जर्नी पे। हाँ, सीटेट अगर बात क्रैक करने की और थोड़ा सा एफर्ट आप कर सकते हैं तो मोर देन इनफ काम मैंने ऑलरेडी भी कराया हुआ है और मैं अभी भी करा रही हूँ इस बार भी, तो उस चीज़ के लिए आपको टेंशन लेने की दिक्कत मतलब नहीं होनी चाहिए ज़रूरत। थोड़ा सा आपको सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी, थोड़ी सी तो एटलीस्ट पेपर 2 में तो थोड़ी करनी ही पड़ेगी। तबीयत ठीक ठीक है ना, तबीयत ओके ओके है, चल जाएगा काम। एनसीईआरटी की समरी पढ़िए पढ़िए पढ़िए, पढ़नी पड़ेगी, उसका दूसरा इलाज नहीं है। हाउसेज ऑफ डिफरेंट प्लेसेस में हमने डिस्कस किया था कि भाई जो प्लेन्स होते हैं, जो नॉर्मल प्लेन्स हैं, जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली में रहती हूँ, आप लोग कहीं और यूपी में रहते हैं, तो नॉर्मल पैदल चल के भी जा सकते हैं या जो नॉर्मल किसी भी एक गाड़ी का यूज़ कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें प्लेन एरियाज में यूज़ होती हैं स्कूल जाने के लिए या रहने के लिए, नॉर्मल हाउसेज हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं असम की, और जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ठीक, बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना, असम की बात हो रही है, और यहाँ बात हो रही है घर कैसे बनेंगे। तो एक बच्चा है ये जो मोलन विलेज में रहता है। मोलन विलेज कहाँ है? असम के अंदर है। आप लोग कई सारे लोग देख रहे होंगे असम से। इट रेन्स हैविली इन आर प्लेस। आपको पता है रेन जो है, बारिश जो है, इनके जगह पर जहां ये रहते हैं असम में बहुत ज्यादा होती है। इसके कारण जो इनके हाउसेज हैं, जो घर हैं, वो 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर हैं जमीन से। 10 to 12 फीट की ऊंचाई पर हैं जमीन से। ये आप देख पा रहे हैं, ये बैम्बू पिलर्स पर बने हुए हैं, ये बांस के खंबे के ऊपर 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर। ठीक है बात। तो ये एक बेसिक सी बात हुई जिसको हमने डिस्कस किया। बहुत बढ़िया हेमंत। ठीक, तीसरी एक चीज क्या है? दे आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स। बैम्बू पिलर्स की हमने बात कर ली। द इनसाइड ऑफ आर हाउसेज आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड। मतलब वुड के हैं, लकड़ी के बने हुए घर हैं, ये बात तो हम समझ गए। बांस के खंभों पर 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनते हैं, जमीन से 10-12 फीट की ऊंचाई पर, और बैम्बू पिलर्स पर। और कैसे घर हैं? तो वुड के हैं, और रेन बहुत ज्यादा होती है इसलिए जमीन से थोड़ा सा उठा करके बनाए गए हैं, है ना। इसी तरह से हमने समझा था कि लद्दाख में क्या सीन रहेगा हाउसेस का, वहां कैसे जो छतें हैं वो कैसे ग्राउंड फ्लोर पर अपने एनिमल्स को रखते हैं और खुद रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पर, और कैसे वो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पर मूव कर जाते हैं। तो ये घर वर की बात हमने बहुत की हुई है, काफी घर घर खेला था हमने एनसीईआरटी पढ़ते हुए, तो थोड़ा सा आप रिवाइज कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन आ जाता है जनरली। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मतलब नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है टू मेक अ टैंक और अ टांका। हिंदी में कहें तो टांका कह सकते हैं, या एक क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव कहें तो, है ना, नहीं तो इसको टैंक कहेंगे। आप इस टैंक की तुलना कर सकते हैं अपने घर की छत पे रखी हुई उस एक सिंटेक्स की टंकी से, है ना। तो अगर हम बात करें टैंक या टांका बनाने की, तो स्पेशल मेथड बाय मेकिंग टैंक्स और टांका, एक मेथड है। पानी स्टोर करने के लिए एक टैंक बनाया जाता था घर के आंगन में, ये कह सकते हैं। तो टू बिल्ड अ टांका अ पिट इज डग, एक गड्ढा खोदा गया, कहां? कोर्ट यार्ड में, यानी कि आंगन के अंदर, और इसको पक्का बनाया गया, मतलब सीमेंटेड करके। द टांका इज कैप्ट कवर्ड विद अ लिड, एक ढक्कन से इसको कवर किया गया, लिड से। द रूफ ऑफ द हाउस इज मेड स्लोपिंग सो दैट द रेन वाटर कलेक्टेड हियर फ्लोज थ्रू अ पाइप इनटू द टांका। जो आपकी रूफ है, जो छत है घर की, उसको कैसे बनाया जाएगा? उसको स्लोपिंग बनाया जाएगा ताकि जो पानी है वो पाइप से होता हुआ उस टांके में चला जाए। वो जो एक टैंक बनाया हुआ है आपने वाटर स्टोर करने के लिए। A sieve is attached to the mouth of the pipe so that no dirt goes into the टांका। एक जो सीव है, एक छलनी है, उसको अटैच किया गया है, जो माउथ है किसका? टांका का या टैंक का, क्योंकि पानी स्टोर कर रहे हैं हम इस टांका में या टैंक में। ठीक, वाटर जो रेन वाटर है। ठीक, दिस वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर इट इज क्लीन्ड। मतलब इस वाटर को साफ करके रेन वाटर को कलेक्ट किया। भाई छत ऐसी बनाई है जो स्लोपिंग है, मतलब ऐसे ढलान है, बारिश का पानी नीचे उस पाइप के थ्रू होते हुए छलनी लगी हुई है टांका या टैंक के माउथ पर, जिससे जो पानी है वो साफ होकर के अंदर जा सके, उसको क्लीन करके बाद में पिया जाता था। तो रेन वाटर को स्टोर करने का एक अच्छा तरीका है टैंक या फिर टांका। मैं आपको पिक्चर में दिखा देती हूं। हाँ, बहुत बढ़िया जी। टांका और टैंक ये इस तरीके का दिखेगा, है ना। घर के आंगन में जो आपकी छत है घर की, उससे पानी होता हुआ पाइप के थ्रू आएगा। यहाँ पर एक छलनी लगी हुई होगी, इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू
समझ सकते हैं देख करके इलस्ट्रेशन के थ्रू। तो आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, कुछ नए क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे आपको, और ज्यादातर चीजें हम एनसीईआरटी में डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी कुछ 2-4 चीजें अगर रह गई हों कहीं बाय चांस, क्योंकि मैंने जो मेन इंपॉर्टेंट समरी है उसको निकाला हुआ है, तो उस केस में क्वेश्चंस फिर आपकी मदद करेंगे। चलिए देखते हैं कितना सीखा आपने। द एस्किमो मेक्स हिज हाउस दैट इज इग्लू फ्रॉम आइस। What is the reason for this? एस्किमोज होते हैं जो भाई आपके ध्रुवीय क्षेत्रों में रहते हैं, है ना, अंटार्कटिका या आर्कटिक, ठीक, सॉरी ध्रुवीय क्षेत्र नहीं, नॉर्थ ऊपर की तरफ रहते हैं, जैसे अलास्का हो गया उधर, बाकी जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, ठीक। तो द एस्किमो मेक्स हिज हाउस दैट इज इग्लू। इग्लू बनाते हैं एस्किमोज, ठीक, फ्रॉम आइस। ये इग्लू किससे बनेगा? आइस से, बर्फ से बनेगा। वॉट इज द रीजन फॉर दिस? इसका रीजन क्या है कि इग्लू को बर्फ से बनाया जाता है, बर्फ से बने घर को हम इग्लू कहते हैं, और इसको बर्फ से बनाया जाता है। इसका रीजन बता दीजिए। पहला ऑप्शन है ओनली आइस इज अवेलेबल इन पोलर रीजन्स, जो ध्रुवीय क्षेत्र है जहां ये रह रहे हैं, अंटार्कटिक हो या आर्कटिक हो, है ना, वहां सिर्फ और सिर्फ क्या अवेलेबल है? आइस ही अवेलेबल है। या फिर बी ऑप्शन है आपके सामने, आइस डज नॉट अलाउ कोल्ड एयर एंड वाटर टू कम इनसाइड। जो ठंडी हवा है और वाटर है उसको ये अंदर नहीं आने देती आइस। या फिर द एयर बिटवीन द आइस वॉल्स प्रिवेंट्स द इनसाइड हीट फ्रॉम एस्केपिंग। जो एयर है, जो हवा है आइस वॉल्स के अंदर, जो आपकी बर्फ की दीवारें बनी हुई हैं, वो रोक लेती हैं, प्रिवेंट कर लेती हैं, जो हीट है अंदर की, जो गर्मी है, उसको अंदर ही रखती हैं। या फिर आइस इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कैसी बात हुई? जो बेस्ट ऑप्शन है वो है कि इग्लू को आइस से बनाया जाता है, इग्लू को बर्फ से बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इतना ठंडी जो जगह है वहां पर जो आइस का घर है वो अंदर हीट को ट्रैप कर लेती है, आइस बाहर नहीं जाने देती वो जो गर्मी है, ताकि आप जिंदा रह सकें। तो सी ऑप्शन यहाँ बेहतर है कि बर्फ की दीवारों के बाहर जो है वो गर्मी आपकी निकलती नहीं है, ठीक। तो जो गर्म रहेगा अंदर से इग्लू, ये कह सकते हैं, ठीक। ये हुए एस्किमोज जो रहते हैं कहाँ? इग्लू में, जो कि एक बर्फ का घर होता है, ऐसा दिखता है, ठीक है। बात क्लियर हो गई होगी यहां तक की बात आपको। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्ड द फीचर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून? भाई इनमें से कौन सा एक जो ऑप्शन है वो बेहतर बताएगा फीचर या विशेषता मून की, मून के सरफेस की? हमने एक चैप्टर पढ़ा था ना, सुनीता इन स्पेस, मतलब उसमें सुनीता विलियम्स की बात हुई थी कि वो कैसे एस्ट्रोनॉट हैं और मून पर गई, ये सारी चीजें, है ना। पहला ऑप्शन है नो वाटर इनफ एयर और माउंटेन्स हैं वहां, नो वाटर डीप क्रेटर्स हाई माउंटेन्स, नो एयर नो ग्रेविटी नो वाटर, या फिर नो एयर नो ग्रेविटी स्मूथ सरफेस। आंसर कीजिए फटाफट से, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। बताइए एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों के, और बहुत ही तेजी से आंसर जा रहे हैं। चलिए सही है, सही है, सही है, सही है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो लेटेस्ट रिसर्च से इसका कोई मतलब नहीं है। नो वाटर डीप क्रेटर्स और हाई माउंटेन्स, ठीक है। तो ये एक बेसिक बात हुई। और अगर हम बात करें, आगे बढ़ेंगे, कुछ चीजों को देखेंगे। ये चैप्टर है आपका सुनीता इन स्पेस वाला, जिसमें उन्होंने बताया है कि वहाँ जो है ना तो ग्रेविटी नहीं है मून पर, जिसकी वजह से जो उड़ने लगेंगे, मतलब जो लोग हैं, क्योंकि और जो बाल हैं वो भी खड़े हो जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है जो अर्थ पर होता है। ये कुछ चीज़ें पढ़ लेना इसको एक बार, ये पीडीएफ में मैं ऑब्वियसली दे ही दूंगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन पर। ये अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना थोड़ा सा ध्यान से इसको, है ना, पढ़ना इसको ध्यान से। नहीं, एनसीईआरटी मत पढ़ना आरजू, इसके अलावा जितना कराया है उतना कर लो और प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चंस मोर देन एनफ है। इससे ज्यादा एनसीईआरटी तो पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। बहुत बढ़िया स्वप्निल। चलिए, while teaching how different food items can be kept fresh for some time, राधा enumerated the following techniques to her class। भाई कुछ फूड आइटम्स को कैसे आप फ्रेश रख सकते हो ज्यादा समय तक, उसके लिए कुछ टेक्निक बताई है राधा ने। पहला है पुट इट इन अ बोल एंड कीप द बोल इन एन ओपन कंटेनर हैविंग कोल्ड वाटर, रैप इट इन अ डैम्प क्लोथ, स्प्रेड इट ओपन इन सनशाइन, कट इट इनटू स्मॉल पीसेज एंड कीप इट इन द डार्क। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स इज शी रेफरिंग टू कॉरेस्पॉन्डिंग टेक्निक 2? मतलब जो ये नंबर 2 टेक्निक है, इसमें वो किस फूड आइटम के बारे में बात कर रही है राधा? कौन सी एक चीज है जिसको एक कपड़े में लपेट करके, रैप इट इन अ डैम्प क्लोथ, एक भीगे हुए कपड़े में लपेट करके रखा जा सकता है फ्रेश ज्यादा देर तक। ये मैंने डिस्कस किया हुआ है आपके साथ, एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये आया हुआ क्वेश्चन है।
तो आपको पता लगाना है सेकंड का ऑप्शन कौन सा सही होगा। काजू बर्फी है, कुक्ड राइस है, अनियन गार्लिक है या ग्रीन कोरिएंडर है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसका जो आंसर होगा वो ग्रीन कोरिएंडर होगा, हरा धनिया, जिसको आप भीगे हुए कपड़े में लपेट करके रख सकते हैं, ज्यादा समय तक फ्रेश रहेगा, नॉर्मल टाइम से ज्यादा चल पाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक बात है, आपने देखा भी होगा शायद, आप लेने जाते होगे तो वो ऐसे भीगे हुए कपड़े में उसको लपेट के रख सकता है जो बेचने वाला व्यक्ति है। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट माउंट एवरेस्ट। जो माउंट एवरेस्ट है आपका, है ना, माउंट एवरेस्ट जो है उसके बारे में सही स्टेटमेंट चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन है इट इज अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द हाइट ऑफ इट्स पीक इज 8900 मीटर्स, मतलब 8900 मीटर इसकी हाइट है और ये JNK का पार्ट है। या फिर इट इज अ पार्ट ऑफ नेपाल एंड द हाइट ऑफ इट्स पीक इज 8848 मीटर्स, मतलब नेपाल का पार्ट है और 8848 मीटर्स की हाइट है। इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड द हाइट ऑफ इट्स पीक इज 9850 मीटर। या फिर इट इज अ पार्ट ऑफ तिब्बत एंड हाइट ऑफ इट्स पीक इज 9850। आंसर कीजिए। सागर माथा भी कहते हैं इसको, जो चोटी है माउंट एवरेस्ट की, और ये कहाँ है, ये आपका नेपाल में है। हम ये चीज अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, पुराने वीडियोस ना देखे हो देखिए उनको, प्लेलिस्ट जो है EVS की। इट इज अ पार्ट ऑफ नेपाल एंड द हाइट ऑफ इट्स पीक इज 8848 मीटर्स, तो 8848 मीटर या 25,000 फीट के आसपास है। इसको अप्रॉक्स करके 8848 को 8900 दिया हुआ है, यानी 8900 मीटर दिया हुआ है NCERT में। तो मैंने आपको दोनों ही बताए थे कि अगर दोनों में से कुछ भी मिले तो ठीक ही है, क्योंकि आपका मेन उद्देश्य ये ना तो जम्मू एंड कश्मीर में है, इंडिया में नहीं है, और इसकी पीक तो बिल्कुल भी 9850 नहीं है, तिब्बत नहीं है। आंसर क्या होगा, नेपाल होगा, और सही ऊंचाई क्या है 8848 मीटर। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा, जो कि कॉमन नहीं होता। ठीक है, तो ये एक बेसिक बात हुई। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सारे नोट्स NCERT के शेयर किए हुए हैं, एक बार टेलीग्राम चैनल पे जाके, फ्री है बिल्कुल, ऑब्वियसली मुझे शायद कहने की भी जरूरत नहीं है, तो वो आप एक बार उसको पढ़िए। लेटेस्ट जो PDF इस बार के बनाए उनको भी पढ़िए, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट एलिफेंट्स। एलिफेंट्स के विषय में कौन सी एक बात इनकरेक्ट है, ध्यान से आंसर कीजिएगा इसको। पहला ऑप्शन है एलिफेंट्स लाइक टू टेक टू मच रेस्ट बिकॉज ऑफ देयर हैवी बॉडीज। उनको बहुत ज्यादा रेस्ट लेना पसंद है, उनकी बॉडीज की वजह से, जो उनकी भारी भरकम शरीर है उनका। अ 3 month old बेबी एलिफेंट जनरली वेज अबाउट टू क्विंटल्स, मतलब 200 किलोग्राम वजन हो सकता है एक 3 महीने के हाथी के बच्चे का। या फिर सी ऑप्शन, एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट इवन मोर देन 2 क्विंटल्स ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन 1 day। एक जो अडल्ट एलिफेंट है वो कितना खा सकता है, 2 क्विंटल लीव्स तक और ट्विग्स तक वो खा सकता है। या फिर एलिफेंट स्लीप फॉर 4 to 6 hours इन अ डे। मुझे लग रहा है इसका जो क्वेश्चन है ना, ये इसका क्वेश्चन में मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं आप सभी के। इसमें अटक कैसे गया, ओहो, एक मिनट रुको, लेट मी चेक। ठीक चल रहा है अभी, ओके फाइन। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, इसकी टाइपिंग में या तो कुछ मिस्टेक है। बात हो रही है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट की अगर मैं बात करूं तो एक 3 महीने का हाथी का बच्चा 2 क्विंटल का होता है, बिल्कुल ठीक बात है। 200 किलोग्राम होता है उसका वजन, 200 किलोग्राम का सीधा मतलब है 2 क्विंटल, और जब जन्म होता है इसका तो 90 kg होता है। तो इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, ये 100% सही हुआ, लेकिन हमें इनकरेक्ट चाहिए। एलिफेंट स्लीप फॉर 4 to 6 hours, तो ये 2 to 4 hours का टाइम है स्लीप का। जू जो है आपके, क्या कहते हैं, चिड़ियाघर कहेंगे, वहां पर 6 घंटे तक सो जाते हैं, बट जनरली इनका जो कोटा है वो 2 से 4 घंटे का है सोने का। तो ये भी सही नहीं हुआ। फिर है आ 3 month old, ठीक है वो तो इतना ही है उसका, लेकिन ये तो सही है, लेकिन 2 क्विंटल तक नहीं खाता लीव्स, 100 किलोग्राम्स तक खाता है जो हाथी है। ठीक है, रेस्ट ले सकते हैं, तो इसका आंसर हम सी मानेंगे। इसमें ऐसा भी हो सकता था कि इसका ये पूछा हो क्वेश्चन में कि करेक्ट कौन सा है, तो हम करेक्ट ही लेकर के चल रहे हैं, यहाँ करेक्ट बना देना इसको, है ना। तो इसका आंसर होगा सी फिर उस हिसाब से। ठीक है, सिंपल बात है, बिल्कुल। इनकरेक्ट रख लो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक है, रेस्ट करते हैं वो लोग,
मतलब हाथी हमने पढ़ा हुआ है। इनकरेक्ट क्या है, तो ये 2 क्विंटल वाला इनकरेक्ट है, मतलब ये गलत है क्योंकि वो 100 kg तक खाता है, ना कि 200 किलो तक। ट्विग्स और लीव्स जो पेड़ पत्तियां हैं उनको 200 किलो तक नहीं, 100 किलो ही खाएगा। आंसर सी होगा। बी कैसे हो सकता है यार, इनकरेक्ट की बात हो रही है, क्वेश्चन ऐसे ही रखते हैं, आंसर को सी करेंगे क्योंकि इनकरेक्ट की बात हो रही है। ठीक, बाकी सब तो सही ही है, बाकी सब में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार मैं भी ना, रुको रुको, ये 4 से 6 भी गलत ही है, इस क्वेश्चन को ही छोड़ दो, बाद में कभी डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। इसको, इसमें जरूर कुछ ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, या तो फिर ऑप्शन में कुछ इशू है, ठीक है। एक बार आप इसको देख लेना और फिर उसके बाद मैं एक बार इसको चेक कर लूंगी, ठीक है, बिल्कुल। कमेंट्स में बता देना इस पर अपने विचार। ए क्यों नहीं होगा, रेस्ट तो लेते ही हैं, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। फिर इसमें बेसिकली 2 ऑप्शंस हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, जो 2 ऑप्शन हैं वो इनकरेक्ट नजर आ रहे हैं, 2 ऑप्शन सही नजर आ रहे हैं, और एक ही होगा ना आंसर। तो एक बार मैं इसको रीचेक कर लूंगी कि इसमें गड़बड़ कहाँ है, टाइपिंग में मिस्टेक है या ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। इन ब्रेल स्क्रिप्ट रोज ऑफ रेज्ड डॉट्स आर मेड ऑन अ थिक पेपर, दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन। अभी ब्रेल को हमने कल ही डिस्कस किया था। ब्रेल लिपि की अगर हम बात करें तो रेज्ड डॉट्स, डॉट्स कैसे हैं, उभरे हुए डॉट्स हैं जिनको टच करके एक व्यक्ति पढ़ सकता है जो दृष्टिबाधित है, जिसको देखने में समस्या है। तो 4 पॉइंट्स बेस्ड है, 6 पॉइंट्स बेस्ड है, 8 पॉइंट्स बेस्ड है या 10 पॉइंट्स बेस्ड है। एक बार आप आंसर कीजिए, मैं पानी पीती हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे हम। लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। 1200 लोग हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया है। बिल्कुल, जो आंसर है वो नो डाउट बी है। 6 पॉइंट्स पर बेस्ड है आपकी जो ब्रेल लिपि है। ब्रेल लिपि क्या है, 6 पॉइंट्स पर बेस्ड है, 6 अंकों पर। ठीक, क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन लास्ट ही है, 6 क्वेश्चन आज मैंने इन्वॉल्व किए थे, मतलब इंक्लूड किए थे, है ना। चलिए फिर, एनसीईआरटी तो आपकी समरी तो होती है खत्म। बल्क में जो क्वेश्चंस होंगे वो पहले मैं पेडागोजी करा दूं। पेडागोजी 3 से 4 वीडियो में खत्म कर लेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन भी मैं आपको ऐड करा दूंगा। पेडागोजी अगर आप पढ़ लेते हैं, स्पेशली मैं तो कहूंगी अगर यहाँ डिस्कशन देख लेते हैं लेट्स लर्न पे, आपके 15 नंबर कोई नहीं रोक सकता। उस 15 में से एटलीस्ट 12-11 तो कहीं से भी आप ले आएंगे, चाहे कितना भी मुश्किल पेडागोजी दे दे, क्योंकि ईवीएस की पेडागोजी एक समझने वाली चीज़ है, उसको आप रट नहीं सकते, आप किसी बुक से नहीं रट्टे लगा सकते उसके। तो कल से शुरू करेंगे पेडागोजी को, समझेंगे।